सीटें हम मान लें, क्योंकि एक सीट दो निर्दलीय, एक निर्दलीय और जो है सीपीएम और एक जो है दूसरी पार्टी के आदमी है, तो 13 से 14 सीटों को नुकसान वहां दिखाई दे रहा है। और ये तो वो सीटें हैं जहां पर जो है कांग्रेस ने अपनी मजबूत दावेदारी के तो पेश की है, साथ ही साथ बीजेपी के जो काडर है वो भी वहां नाराज दिखाई दिया था अपने जो नेताओं से टिकट वितरण से। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी का वहां जमीन पर कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं दिया, केवल और केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि अभी तक बीजेपी जो चुनाव लड़ती रही है वहां वो वसुंधरा के नाम पर ही चुनाव लड़ती रही है, और वसुंधरा से बड़ा फेस कोई भी बीजेपी का। अच्छा, रविंद्र भाटी को लेकर कहा जा रहा था कि उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी 37,000 वोटों से आगे है। ये जो क्राउड था वो असल में क्या वो चाम था रविंद्र भाटी का, क्योंकि बहुत राजपूत वोटर उनके साथ जाते दिखाई दे रहे थे, मतलब लोग भीड़ में, वो वोट कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों ऐसा? देखिए, विधानसभा का नेता बनना एक अलग बात है, और लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि एक लोकसभा में कई बार 10 विधानसभाएं आती है, दिल्ली में जैसे 10 विधानसभा आती है, तो एक विधायक के अंतर्गत ही 10 विधायक है, एक एमपी, एक सांसद के अंतर्गत, एक सांसद के अंतर्गत ही 10 विधायक। बाड़मेर वैसे भी बहुत बड़ा इलाका है। अब बाड़मेर अपने आप में लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, और उसके अंदर शिव विधानसभा से ये आते हैं, विधायक बनकर के आए हैं और यूनिवर्सिटी के नेता रहे हैं, एक चार्म था युवाओं के अंदर इनका। लेकिन लोकसभा के क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और इनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे थे। मेरी वहां लोगों से बात भी हुई थी, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा था, क्योंकि अकेले तो राजपूत वोटर, राजपूत कैंडिडेट थे, बगल में कैलाश चौधरी बीजेपी के जो थे वो भी जाट, और जो इधर की तरफ कांग्रेस से खड़े हुए थे वो भी जाट कैंडिडेट थे। अच्छा, कैलाश चौधरी चूंकि मंत्री रहे और लगभग 2,32,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वजह क्या थी? ये नाराजगी है क्या असल में? देखिए, कैलाश चौधरी से नाराजगी तो थी ही। कैलाश चौधरी का नाम जो है, अभी जब मुख्यमंत्री बनने की असमंजस चल रहा था, ऐसा पता चल रहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस कौतूहल के अंदर कैलाश चौधरी का नाम भी कहीं ना कहीं हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया था। ऐसी बातें आई थी कि कैलाश चौधरी भी बन सकते हैं। बिल्कुल, वो दिख रहा था, लॉबिंग उस समय लेकिन शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चीजें वहां बदल गई। चीजें बदलने के बाद देखिए, हर नेता के पीछे कोई ना कोई बड़ा नेता वहां खड़ा रहता है, और बीजेपी के अंदर जितने बड़े नेता हैं या जितने विधायक हैं, ऐसा माना जाता है कि कम से कम 45 से 50 एमएलए वसुंधरा राजे के पास हमेशा रहते हैं। तो कैलाश चौधरी से नाराजगी माने इसको, या फिर राजपूतों की नाराजगी माने, या फिर जो बेनीवाल है उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप माने, असल में वहां कारण बीजेपी के पिछड़ने का कारण सबसे बड़ा मैं जो मानता हूं राजस्थान के अंदर कुछ सीटों पर, वो राजपूतों की नाराजगी और वसुंधरा राजे को दरकिनार करना। अच्छा, कोटा का जरा विश्लेषण करिए। ओम बिरला पिछली बार लगभग 2 लाख वोटों से ज्यादा, दोनों बार उन्होंने बहुत शानदार जीत हासिल की। इस बार अभी तक 34,800 वोटों से महज मार्जिन है, तो एक बड़ा चेहरा, और जाहिर सी बात है कि विकास को लेकर भी कहा गया कि हालांकि कई ऐसे इश्यूज थे लोकल जिनको लेकर कहा गया कि उन्होंने साथ नहीं दिया, और कोटा शांति धारीवाल का भी इलाका है, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने कुछ काम किए थे, लेकिन प्रहलाद गुंजल महज 34,000 वोटों से इस वक्त पीछे हैं। देखिए, ये मार्जिन 2 लाख से घटकर 34,000 क्यों? मैंने बताया ना, इस बार हवा बिल्कुल कांग्रेस के फेवर में थी। राजस्थान ये बड़े नेता हैं, ओम बिरला, इनका अपना रसूख है, जिस वजह से ये 34,000 भी पा गए। सर, अगर कांग्रेस के फेवर में होती तो दिसंबर में तो चुनाव खत्म हुआ है, सत्ता पलट गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद यहां पर परिवर्तन इस तरीके से देखा जा रहा है। वो जो परिवर्तन हुआ था वो वसुंधरा राजे के फेस पर परिवर्तन हुआ था। अच्छा, वो परिवर्तन था क्योंकि वहां की जनता ये मान के चलती है कि वसुंधरा राजे से बड़ा कोई नेता भाजपा के अंदर नहीं है, और वो पिछले 30 सालों का ये वहां कायदा रहा है कि एक बार गहलोत और एक बार वसुंधरा। तो वसुंधरा के नाम पर ही लोगों ने वहां वोट दिया था, और वो वोट जो है, जब वसुंधरा नहीं बनी तो लोगों में संदेश गया कि बीजेपी जो है वो की जो टॉप लीडरशिप है वो अपने हिसाब से राजस्थान को चलाना चाहती है, लेकिन राजस्थान अपने हिसाब से चलने वाला प्रदेश नहीं है। अगर आप विधानसभा चुनाव से अच्छा, इसका असर भी दिख रहा है। देखिए, वसुंधरा का चाम अगर कहा जाए अभी है क्या, दुष्यंत सिंह इस वक्त लगभग 3.5 लाख वोटों से आगे, 3,36,000 वोटों से 12 झालावाड़। और कोई कैंडिडेट क्यों नहीं है? ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है, वो क्यों नहीं आगे? इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद 30-35,000 वोटों से आगे, लेकिन दुष्यंत सिंह का जादू या वसुंधरा राजे का जादू इस पर अभी है। उनका कद है बहुत बड़ा, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा कद है, भाजपा के अंदर उनका बहुत बड़ा कद है। भाजपा के अंदर जी, राजस्थान भाजपा के अंदर, राजस्थान भाजपा में उनसे बड़ा नेता नहीं है आज भी कोई भी। अगर आप कल ऐलान, चुनाव से पहले ऐलान कर देते कि वसुंधरा सीएम नहीं होगी, मजाल है कि अगर वहां पर बीजेपी जीत जाती। ये चूरू वाली सीट क्या भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए में गलती कर दी?
कस्बा साहब अगर उधर होते तो कुछ और होता, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में ये जा रही सीट चूरू वाली। और इसको लेकर और अगर कुछ बात करें तो कुछ और सीटें हैं। भूपेंद्र यादव अलवर पे, अलवर से भूपेंद्र यादव पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। यादवों का गढ़ मानी जाती है अलवर। उसी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौर के साथ सटे हुए कुछ इलाके, बहरोड, बहुत मुश्किल है। भंवर जितेंद्र सिंह वहां से, जो वहां के राजपूत नेता हैं, वहां के राजा है कांग्रेस के, तो वो थोड़ा सा मुश्किल वहां पर भंवर जितेंद्र सिंह या का गढ़ है, वो कांग्रेस वहां मुश्किल खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर उनके वो अगर वहां से बढ़त बनाए हुए, यहाँ तो मठ का भी असर है ना। बाबा बालकनाथ पिछली बार सांसद थे, बाबा बालकनाथ भी यादव ही हैं। हाँ, वो भी यादव हैं। यादव बहुल इलाका ही है, सीट ही है असल में। सही बोल रहे हैं आप। और इसीलिए भूपेंद्र यादव इस वक्त आपको बता दें लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये राजस्थान का समीकरण था। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए ओवरऑल, हालांकि आपने चूरू की बात की थी, तो चूरू की बात मैं आपको बताऊं, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये बेल्ट जो शेखावटी बेल्ट कहलाती है, ये शेखावटी बेल्ट में राजपूतों का अच्छा खासा जो है प्रभाव रहता है। और यहाँ से राजपूतों की नाराजगी जो मैंने बताई, मेरे काफी मित्र हैं जो इसी बेल्ट के हैं, शेखावत। मेरी उनसे बातचीत होती है तो उन्होंने मुझे कई वीडियोस भेजे कि राजपूतों ने इतनी बैठकें कितनी की है, इतनी पंचायत की है, इस बार पूरी तरीके से बहिष्कार करना है हमें बीजेपी का। वो नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ दिख रही है कि चूरू से जो है बीजेपी जो है वो पिछड़ती दिखाई दे रही है 65,000 से ज्यादा वोटों से। अच्छा, सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ सीट को लेकर कहा जाए, जो कि बड़ा चेहरा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और अच्छे खासे मार्जिन है, 3,21,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बीजेपी का परंपरागत सीट मानी जाती है या फिर ये सीपी जोशी का खुद का वजूद है? सीपी जोशी बड़े नेता हैं। सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उन्होंने अगर अपने दम पर 3 लाख से ज्यादा वोट जो लिए हैं, वो कांग्रेस के कैंडिडेट जो वहां से ले, अंजना उदयलाल, और दूसरे कैंडिडेट जो भारतीय आदिवासी पार्टी के थे, उनके मुकाबले एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। यहाँ कांग्रेस से भी कोशिश नहीं की कि कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया जाए। सीपी जोशी के लिए ये बिल्कुल आसान सा गेम दिखाई दे रहा है, 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन। 3 लाख से। अच्छा, राजपूतों का अगर असल में कहा जाए कि नाराजगी है या वसुंधरा फैक्टर को लेकर असर है, ये जोधपुर की सीट पर क्यों नहीं दिख रहा? हालांकि मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 40-50 हज़ार के आसपास, 50 हज़ार के आसपास है गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर। ये मंत्री थे, वहां पर काम करवाया, देश में एक बड़ा नाम बन चुके हैं, इसका असर है या फिर यहां पर उनका इंपैक्ट, खुद की पकड़ बहुत मजबूत है सीट पर, चूंकि अशोक गहलोत का ये घर है। और अगर वहां से फाइट पिछली बार देखा, वैभव गहलोत हार तो गए, लेकिन गहलोत को लोग मानते हैं वहां पर। जी बिल्कुल, गहलोत को वहां लोग मानते हैं, गहलोत का वो गढ़ है। और ये और गुलाब चंद कटारिया अगर शायद इस राजनीति में होते तो वो भी असर होता। बिल्कुल, शेखावत जी के लिए कहा जाता है कि इस बार जो है अगर वो 50,000 से ज्यादा मार्जिन से अगर लीड लेके चल रहे हैं तो एक अच्छी खबर उनके लिए है। क्योंकि ऐसा बताते हैं लोग, जो इनके ही गांव के लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर मोदी की हवा नहीं होती तो शायद ये नेता भी नहीं बनते। तो इतने बड़े नेता नहीं जितने बड़े मीडिया इनको मान के चलते हैं। पहचान तो तभी मिली, सही बात। बिल्कुल आप बताइए, क्योंकि पिछले 30 सालों में वसुंधरा के सामने कोई नेता वहां पर खड़ा नहीं हो पाया है, और ना कोई इतना प्रभावशाली नेता है जो 30 से 40 विधायकों को प्रभावित कर पाए। बिल्कुल, गजेंद्र सिंह शेखावत अगर यहाँ से 50,000 के मार्जिन लेके चल रहे हैं तो इनकी बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए गजेंद्र सिंह जी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये उन्होंने खुद अपने दम पर अर्जित किया है और ये उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। नागौर सीट को लेकर कोई विश्लेषण? हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, क्योंकि इस बार एनडीए से अलग यूपीए के साथ जाट बहुल सीट के अंदर हनुमान बेनीवाल उस पूरे जिले और उसके आसपास के 2-3 जिलों के अंदर जाट। तो ज्योति मिर्धा, अच्छा सीपी जोशी कुछ कह रहे, एक बार सुनते हैं।
ठीक है, दोबारा सुनेंगे कुछ देर बाद फिर अगर उनका बयान आता है। हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और मुझे याद है कि जो संविधान वाला मसला था, एक बयान उनका भी था इस पूरे मामले पर। ये कहीं डेंट तो नहीं मार गया मिर्धा को? मिर्धा फैमिली का एक रसूख भी है वहां पर। देखिए, मिर्धा फैमिली का वहाँ रसूख जरूर है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जाट युवाओं के सबसे बड़े नेता हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ही नहीं, आप हरियाणा देखें और उत्तर प्रदेश देखें, हनुमान बेनीवाल का काफी प्रभाव है। जैसे ही पिछली बार किसान आंदोलन हुआ तो उन्होंने तुरंत बीजेपी के साथ जो है अपना गठबंधन तोड़ दिया। विधानसभा चुनाव हार गए थे इस बार विधायक वो। आज वो इस बार विधानसभा चुनाव जरूर हार गए वो, लेकिन उनका एक अपना रुतबा है क्षेत्र के अंदर, जाट समाज के अंदर उनका अपना रुतबा है, उनको लोग मानते हैं आज भी। चुनाव हारना जो है वो उसके कई समीकरण हो सकते हैं, लेकिन उस वजह से जो है हनुमान बेनीवाल अपनी सीट वो वाली निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मतलब बचा लेंगे सीट जी, इंडिया गठबंधन के साथ जाने के बावजूद। ये हनुमान बेनीवाल का अपना खुद का करिश्मा इस सीट पर है, चाहे वो बीजेपी के साथ जाएं चाहे कांग्रेस के साथ रहें, ये सीट निकल जाती है। बाड़मेर का अगर जिक्र करें उम्मीदवार बेनीवाल, तो ये हम लोगों ने चर्चा कर ली, वहां पर क्या है। और अच्छा, बांसवाड़ा सीट का जरा अगर आपके पास डाटा है, विश्लेषण है, राजकुमार रोत, ये इलाका वैसे भी ट्राइबल बेल्ट कहलाता है और यहाँ पर बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, लेकिन ऐसे हालात अभी हैं कि यहाँ पर न कांग्रेस न बीजेपी, बल्कि अगर बीटीपी का वजूद देखा जाए तो बीटीपी वहां पर थी, वरना इस समय राजकुमार रोत करीब 2.25 लाख वोटों से आगे। कि राजकुमार रौत जो है उनकी पार्टी और ऑपोजिशन में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसा 3 सीटों पर चुनाव लड़ती है, विधायक भी लेकर के उसी बेल्ट में, उसी बेल्ट के अंदर के इलाकों में। हाँ, तो गुजरात से सटी हुई बेल्ट है, इसके अंदर जो है आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है। जैसे आप दौसा और सवाई माधोपुर की तरफ आएंगे तो यहाँ आदिवासियों में मीणा आपको आदिवासी मिलेंगे, तो वहां पर आपको रौत आदिवासी मिलेंगे। और जो है उन्होंने अपना वर्चस्व इतना खास बना रखा है कि जब आप देखेंगे कि पिछली बार जो गहलोत सरकार में जो संकट आया था तब भी ये केंद्र बिंदु थे। रौत किस तरफ जाएंगे ये काफी बड़ा सवाल था, लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो जो नेता क्षेत्र के अंदर अपना अच्छा खासा रुतबा बनाए हुए हैं, वो उनका जो है अपनी सीट को बचा लेना। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी कोई कमजोर नेता नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े नंबर से अगर पीछे चल रहे तो ये तो बीजेपी के लिए इस सीट पर बहुत अच्छे संकेत नहीं है, आने वाले वक्त के लिए भी कहा जाए। चलिए ठीक है, इसको लेकर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। और बहरहाल राजस्थान को लेकर ये पूरा विश्लेषण एक एक करके, और जयपुर की सीटों को लेकर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि शहरी इलाका है, जयपुर मंजू शर्मा को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा खासा मार्जिन है। ये मोदी का करिश्मा है या भारतीय जनता पार्टी का शहरी वोटों का करिश्मा है? 3,31,000 वोटों से आगे हैं मंजू शर्मा। सामने है प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं, गहलोत सरकार में। हाँ जी, शेखावत जी के नाती पोते हैं। हाँ। और जो है हमेशा आपने देखा होगा गहलोत सरकार में जब भी कोई विवाद या कोई सरकार के प्रवक्ता ही थे तो सरकार के प्रवक्ता के रूप में बाहर आते थे खाचरियावास। जयपुर शहर के आसपास की जो सीटें हैं वो बीजेपी का गढ़ रही है, क्योंकि शहर के जो लोग हैं, शहर की जो आबादी है, वो खेती किसानी और जो दूसरे मुद्दे उससे थोड़ा सा दूर है, हट के होती है। जातीय समीकरण भी वहां पर थोड़े अलग रहते हैं। शहर के अंदर सभी जातियों का मिश्रण पाया जाता है, चाहे वो जयपुर ग्रामीण हो, जयपुर से सटी जितनी भी सीटें हैं वहां पर। तो वहां पर उन सीटों पर हमेशा से ही बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव रहता है, तो उसी का प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा इधर जाएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, तो अलग अलग जो सीट्स हैं वहां पर वो जातियों का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आप अगर दौसा की तरफ आएंगे तो मीणा और गुजरों का अच्छा खासा अनुपात है। करौली की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर गुजर और जाटवों का अच्छा खासा अनुपात है। अगर आप सवाई माधो की तरफ जाएंगे तो वह गुजर और मीणा, लालसोट जो बेल्ट है दौसा की, वहां पर गुजर और मीणा बहुत अच्छी खासी आबादी में है। तो अच्छा, ये अपडेट आपको बता दो कि ये सीट निकल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है 3,31,767 वोटों से। जी, कौन सी सीट? यही है, जयपुर राजस्थान। वही हिंदी में ट्रांसलेट करो। मैंने बताया जितना अपेक्षा था उतना नहीं हुआ है, हम उसके लिए आत्मविमर्श करेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन को पूरा बहुमत मिला। निम्न ಮಾತಾಡಿನ ನಿಮ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿನಿ ನಿಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ರೈಟ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ today people
at large in Dharwad Lok Sabha constituency have once again blessed me. I am really thankful to them. I express my thanks to them and also express my gratitude to them. In last 4 elections, they have supported, and in the 5th election also, I have been blessed continuously, and also our entire party, cadre, our leaders, all of them, they have worked tirelessly, and under the people have also endorsed the leadership of Prime Minister Shri Modi. And as far as your next question is concerned, BJP as a whole, we are expecting more, but number of seats have come down. But NDA, we have got clear majority, and according to difficulty in forming the outcome. नेताओं का रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। हालांकि नंबर इतने हैं कि सरकार बनाने की स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। 291 सीटें एनडीए के खाते में इस वक्त है, 233 इंडिया गठबंधन के खाते में, 19 अदर के खाते में। ऐसे में बीजेपी के नेताओं को कॉन्फिडेंस अभी बना हुआ है, लेकिन इन सब के अलावा ये जरूर कहा जा रहा है कुछ नेताओं की तरफ से कि जिन सीटों पर हम कमजोर हैं वहां पर हालांकि नंबर पूरे आ जाएं, उसके बाद विश्लेषण करेंगे, उसको लेकर मंथन करेंगे। अच्छा, राजस्थान, पूरे देश की राजनीति बारे एक सीट और राजस्थान को लेकर जिक्र करना चाहूंगा, फिर मैं आऊंगा इन नंबरों पर। यह है डॉक्टर सीपी जोशी का विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन 3,53,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी, अभी देखा मैंने, सीपी जोशी 3,53,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये काफी चौंकाने वाला है, जबकि ये बड़े चेहरे हैं और बड़ा नाम भी है। लेकिन कहा जाए ये थोड़ा ऐसा लगता है कि लोकसभा के जो नतीजे आ रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, उनमें कहीं ना कहीं या तो वो नाराजगी जो राजपूत बहुल सीटें हैं वहां पर देखने को मिल रही है, या फिर कैंडिडेट को लेकर के जो है नाराजगी है। उसी के आधार पर राजस्थान ने निर्णय दिया है। ये एक अच्छा निर्णय है कि किसी भी पार्टी को एक तरफ उन्होंने नहीं दिया, जैसे वन साइड पिछली बार दिया, उससे पिछली बार दिया 25-25 सीटें। तो जहां जो मजबूत दिखा या जिसके जो कैंडिडेट अच्छा दिखा उसको उन्होंने वोट किया है, और ये अच्छा फैसला है राजस्थान का। ठीक है, अब देखा जाए वो, हालांकि नंबर पूरे साफ हो जाए तब। अब झारखंड को लेकर जिक्र करें। झारखंड वो राज्य है जहां पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त तरीके से उथल पुथल का माहौल था। झारखंड में एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है इंडिया अलायंस, और आपको बता दें कि झारखंड की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। 5 पर इंडी अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से इस वक्त मजबूत दावेदारी या मजबूत बढ़त बनाई गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 8 या फिर एक सीट और कहा जाए, 8 या 9 के आसपास भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। 25,000 वोटों से निशिकांत दुबे, जो कि एक बड़ा चेहरा है, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। गोड्डा से, रांची से बीजेपी के संजय सेठ इस वक्त 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। कोडरमा से भारतीय जनता पार्टी की अन्नपूर्णा देवी इस वक्त आगे चल रही हैं, और इन सब के अलावा रुझानों में अन्नपूर्णा देवी 1 लाख वोटों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। झारखंड में एनडीए को लेकर अब क्या इस वक्त समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा जबरदस्त तरीके से दांव पर लगी है। सोरेन अंदर है, हेमंत सोरेन, लेकिन परिवार के लोग फाइट करते दिख रहे हैं, और कल्पना सोरेन इस बार कहा जा रहा था कि उभरती हुई लीडर के तौर पर सामने आ सकती हैं। झारखंड का विश्लेषण क्या है? देखिए, झारखंड में अभी जो सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम, उसके 3 कैंडिडेट अभी जो है वो लीड लेके चल रहे हैं। हालांकि मार्जिन भी उनका इतना ज्यादा नहीं है जो होना चाहिए था सत्ताधारी पार्टी का। एक कैंडिडेट जो विजय कुमार हंसदक है, वो राजमहल सीट से हैं, 43,000 के मार्जिन पर है। 6,000 के मार्जिन पर दुमका से नलिनी सोरेन है, और जोमा माझी जो है सिंहभूम से, वो 77,000 के मार्जिन पे। ये सीट जो 77,000 वाली है, सिर्फ इसको लग रहा है कि वो अपने हिस्से में ले पाएंगे। बाकी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के उनके साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो खूंटी और लोहरदग्गा सीट जो है उस पर जो है वो आगे चल रहे हैं, और ये दोनों पे मार्जिन अच्छा है। एक पे 1,06,000 का मार्जिन है और एक पे 48,000 का मार्जिन है। और जो कालीचरण मुंडा खूंटी से कांग्रेस के कैंडिडेट है, और सुखदेव भगत जो है वो लोहरदग्गा से कांग्रेस के कैंडिडेट है, ये आगे चल रहे हैं। यानी 2 और 3 5 सीटें, टोटल 5 सीटें जो हैं, 14 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में हैं, और 8 सीटें बीजेपी अपने पाले में लेकर अभी आती दिख रही है उनके पाले में। निशिकांत दुबे गोड्डा सीट से जो है 29,000 का मार्जिन है। बड़े नेता तो हैं, मार्जिन 29,000 का अभी है फिलहाल उनके पास में। बाकी आने वाले वक्त में देखते हैं कितना जाता है, क्योंकि सीता सोरेन परिवार से अलग होकर आई, लेकिन वो करिश्मा क्या चल जाएगा? महज 6,600 वोटों से इस वक्त पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी
कि सोरेन परिवार में यहाँ से हो सकता है कि एक डिस्टेंस भी पैदा हो जाए और यहाँ से राजनीति अगर परिवार बिखरता है तो बीजेपी के लिए एक ग्राउंड तैयार करने में और मजबूती हो जाए, लेकिन इस वक्त पीछे हैं। देखिए, परिवार की जब बात आती है तो उसको दूसरे तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार के जब हेड होते हैं ना, तो एक भावनात्मक जुड़ाव जनता का उस परिवार के हेड से रहता है। अभी शिबू सोरेन हैं, राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन शिबू सोरेन का बैठे रहना, गुरुजी उनको वहां की जनता मानती है। बिल्कुल। उन पर आरोप कितने भी लगे हों, लेकिन उनको एक अदब, एक उनका जो है रुतबा है उस राजनीति में। तो उनसे अलग होकर अगर कोई जाता है तो वो कोई इतना बड़ा मैसेज नहीं जाएगा कि पार्टी के साथ और परिवार के साथ कौन खड़ा है, वो ज्यादा बड़ी बात होती है। आप देखिए, इसके नतीजे आपने देख लिए होंगे उद्धव ठाकरे वाले मामले में, या आप एनसीपी को देख लीजिए। अजीत पवार उनसे अलग हुए, आज उनकी एक सीट आना मुश्किल है। बिल्कुल। और शरद पवार 80 साल की उम्र में भी खुद ने नई पार्टी बना करके और अपनी सीटें 6 से 7 सीटें वो लेकर के आते दिख रहे हैं, और उसके साथ उन्होंने कांग्रेस को भी अच्छी सीटें दिलवाई है। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट जो शिवसेना का है, वो 11 सीटों पर आगे बढ़ रहा है। तो परिवार की जो पार्टी होती है, परिवार से जो बगावत जब की जाती है या कोई करता है तो वो ज्यादा कुछ पाता नहीं है, ऐसा मेरा अनुभव है। अच्छा, दूसरा, आदिवासी वोटरों को लेकर वैसे भी सोरेन परिवार का बड़ा दबदबा वहां पर देखा जाता है, हालांकि वो बेल्ट भी है। निशिकांत दुबे को लेकर एक बार फिर से करिश्मा चलता दिखाई दे रहा है निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे संसद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। संसद में निशिकांत दुबे जो है एक मुखर आवाज भाजपा की बनकर के सामने आते हैं। किसी भी बड़े मुद्दे पर पार्टी उन्हें आगे रखती है और वो हर मुद्दे को उठाते भी हैं, बखूबी उठाते हैं। तो उनका नाम जो है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर और भारतीय राजनीति के परिदृश्य में दिखाई देता जरूर है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो झारखंड से आते हैं। झारखंड से जिस प्रकार से उनका बोलने का लहजा है, उनका नाम है, ऐसा लगता है जैसे वो बिहार या उत्तर प्रदेश कहीं के नेता है। कहीं के नेता है। तो ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं। अच्छा, राजस्थान से आशुतोष जुड़ रहे हैं, लेकिन निशिकांत दुबे का गढ़ दरअसल देवघर वाला इलाका भी है। बाबा धाम के आसपास का पूरा इलाका उनको बहुत पसंद करता है और बड़ा काम भी करवाया था। मैं इस पर दोबारा आता हूँ। राजस्थान से इस वक्त आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या इस वक्त समीकरण है राजस्थान को लेकर? कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और कितने पर इंडिया अलायंस इस वक्त दिख रहा है? देखिए, 25 लोकसभा सीट जो है उसमें से फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो 14 जो लोकसभा सीट हैं उस पर भाजपा आगे चल रही है, 8 पे कांग्रेस, और बची हुई जो 3 सीटें हैं उस पर जो गठबंधन की जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया है वो तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके साथ में आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बड़ी टक्कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। और आप देखिए कि चुनाव से पहले कांग्रेस एक बात कह रही थी कि हम 2 डिजिट के अंदर आएंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी तरफ से दावा किया गया था कि परिणाम जब आपके सामने आएंगे, परिणाम बेहद चौंकाने वाले होंगे। अब सवाल ये है इस बात को दोहराते थे। एक तरफ खाता खुलने की तरफ देखा जा रहा था और दूसरी तरफ जी संजय कह रहा हूं, अशोक गहलोत इस बात को दोहराते थे कि राजस्थान इस बार बहुत कुछ परिवर्तन करने जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा था संजय कि दरअसल लगातार हर सार्वजनिक मंच से, चाहे वो वॉर रूम में जब मीटिंग के लिए जाते थे तब यही इस बात को दोहराते थे, जब वो पीसीसी जाते थे इस बात को दोहराते थे, चुनाव के लिए जितनी भी जगह वो गए, हालांकि बहुत ज़्यादा जगह वो नहीं गए, और बड़ी बात ये भी है कि वो अपने बेटे की जीत का तोहफा नहीं दे पाए। अपनी बेटे की जो लोकसभा सीट थी उसको वो नहीं बचा पाए। पिछली बार उनके बेटे वैभव गहलोत थे, वो जोधपुर में हारे। केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनके सामने, इस बार वो लुम्बाराम के सामने हारे हैं। तो वो अपने बेटे को जो विरासत है वो तो पॉलिटिक्स नहीं दे पाए हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही, जिस तरीके से राजस्थान को उन्होंने भापा, संभावित तौर पे भाजपा इसका मंथन करेगी। इंडिया टीवी पर देखिए चुनाव के नतीजे रजत शर्मा के साथ और पाइए मौका लाखों जीतने का। काउंटिंग डे पर 3 सवाल आपको बनाएंगे माला माल। 3 आसान सवालों का जवाब देकर आप भी बन सकते हैं लखपति। 4 जून को सुबह 6 बजे से देखते रहिए इंडिया टीवी, पावर्ड बाय RAK सिरेमिक्स। हार गए, बीजेपी हार गई। क्या जो ये चयन किया गया कि कहाँ पे कौन नेता जाएगा, किस तरीके से किस नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप यहाँ के
जो आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप यहाँ का जो चुनाव है वो संभालेंगे, कहाँ पे भाजपा ने आके क्या एंटी इनकम्पेंसी थी उसको भाजपा भांपने में गलती कर गई है। ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं जिनको भाजपा हो सकता संभावित तौर पे राजस्थान को लेके या तमाम वो राज्यों को लेके केंद्रीय स्तर पे तो मीटिंग बुलाई ही जा सकती है, लेकिन संभावित तौर पे भाजपा का जो संगठन है वो राजस्थान को लेके एक समीक्षा कर सकता है कि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ खाता खोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन राजस्थान में किया है वो वाकई में इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं कि भाजपा से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब वो गलती किस तरीके की रही है ये भाजपा को अंदर खाने में मंथन क्या करेंगे। हमारे साथ नवीन हमारे सहयोगी हैं, एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। नवीन जी। आशुतोष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे एक सवाल है आपसे। बीजेपी का जो आंकड़ा अब दिखाई दे रहा है, जो 25 से 25 नहीं हो पाया, उसका कोई बड़ा कारण, एक बड़ा कारण उसका वसुंधरा राजे है क्या? वसुंधरा फैक्टर। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है और संभावित तौर पर हो सकता था कि आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर भी बहुत बड़ा मंथन होता कि कहीं ये वो गलती तो नहीं है जो भाजपा कर बैठी है, कहीं ये वो गलती तो नहीं है जो संगठन कहीं ना कहीं इसको समझने में गलती कर बैठा है। वसुंधरा राजे की जहां तक बात करते हैं, जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं और यहाँ पे ताजपोशी होती है नए मुख्यमंत्री की, तब से वसुंधरा राजे जो है वो पूरी तरीके से पार्टी से कटी कटी दिखाई दी थी। तमाम जो यहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स की जो तमाम मीटिंग्स होती थी उससे उनकी दूरी दिखाई दी, संगठन की जो तमाम मीटिंग्स होती थी उससे वो दूरी दिखाई दी। लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें पूरी तरीके से अंदर खाने का ये मनमुटाव इसको कह लीजिए या ये कह लीजिए कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था, कहाँ समझने में दिक्कतें हुई, वो झालावाड़ से बाहर नहीं निकली। राजस्थान की एक भी लोकसभा सीट पे वो नहीं गई। देखिए, मास लीडर कही जाती है राजस्थान की वसुंधरा राजे। जब वो जनता के बीच में जाती हैं तो जन नेता जिसको कहा जाता है उस तरह की उनकी पहचान है। कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है लोगों के साथ में। कार्यकर्ताओं के अलावा जब वो लोगों के बीच जाती है तो बहुत अलग तरह की कनेक्टिविटी होती है। एक कहते हैं कि एक सीएम का एक करिश्मा होता है, जब वो सीएम थी उनका एक करिश्मा था, लेकिन क्या उस करिश्मे को, क्या उनकी उस पर्सनैलिटी को, उनकी उस पॉलिटिकल करिश्मे को इस्तेमाल नहीं किया गया, इस पे मंथन होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से वो करिश्मा बाड़मेर सीट पर दिखाई दे रहा क्या आशुतोष? मोस्टली भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर, मैं कैलाश चौधरी का भी जिक्र करूंगा, लेकिन दुष्यंत सिंह जितने वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं वो दुष्यंत सिंह का खुद का प्रभाव है या वसुंधरा का प्रभाव है? वो लगभग 3.5 लाख। देखिए, वो लगातार वहां से जीतते हुए आ रहे हैं। ये प्रभाव तो वसुंधरा राजे का ही है, लेकिन दुष्यंत सिंह ने वहाँ अपनी एक अलग तरह की पहचान बना ली है। जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल डिलीवरी उन्होंने दी है, उससे उन्होंने अपना एक वजूद बना लिया है। लेकिन जो कहते हैं ना कि सूर्य का जब तेज होता है तो वो अपने माँ के साथ साथ उनका जो पॉलिटिकल करियर का ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात करें, पूरे देश के अंदर ये वो राजस्थान की सीट थी जो इस चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चित हो गई थी। त्रिकोणीय मुकाबला था। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा निर्दलीय कैंडिडेट जो कि पहले से एक विधायक था, वो विधायक ना बनते हुए वो ये चाह रहा था कि मैं सांसद बनूं, ताल ठोक देता है। पहले भाजपा में शामिल होता है, भाजपा से उसको टिकट नहीं दिया जाता और निर्दलीय वो ताल ठोक देता है और एक बड़ा सरदर्द बन जाता है। और आप देखिए, हालांकि वो जीते नहीं हैं, जीते कांग्रेस के जो उम्मीदवार है बहुत बड़ी लीड बना ली है और इतनी बड़ी लीड बना ली है कि उसको अब कवर करना मुश्किल है। कुछ ही देर में संभव है कि औपचारिक घोषणा भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर हो जाए कि वहां से कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन जिस तरीके का चुनाव हुआ, एक केंद्रीय स्तर का नेता कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रह जाते हैं। ये इस बात पे डिबेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या टिकट वितरण में तो भाजपा कहीं कोई गलती नहीं कर बैठी। क्या कारण ऐसे थे कि पहले रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा में शामिल करवाया गया, फिर उसको टिकट नहीं, उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया और फिर वही व्यक्ति इतना बड़ा आपके लिए परेशानी बन जाता है कि सेकंड लीड पे आता है, बहुत बड़ी टक्कर दे देता है। क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर के जो जातिगत समीकरण है उसमें पूरी तरीके से चुनाव है वहाँ का उलझता हुआ दिखाई दिया है। बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव ऐसा लगा कि वो जाट वर्सेस राजपूत हो गया, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग धड़ों में बटा हुआ चुनाव नजर आया। आशुतोष, एक सवाल और बताइए, रविंद्र सिंह भाटी ने तो बड़ा डेंट मार दिया बाड़मेर सीट पर, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैक्टर से पूरे राजस्थान के भीतर राजपूतों की नाराजगी राजस्थान के इस चुनाव में दिखी है? भारतीय जनता पार्टी को ये परेशानी हुई है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है हर सीट पर? मोदी ने अपने 100 दिन का जो है प्लान पहले से सेट कर लिया है, कंगना रनौत का प्लान अब क्या है? देखिए,
जैसा कि हमने कहा कि हर एक जो है विधानसभा जो है उनकी अपनी मांगे हैं, जो 17 विधानसभा है उनकी अपनी मांगे हैं। बहुत सारे जो काम हैं वो जब कांग्रेस के एमपी थे तो उन्होंने रुकवा दिए थे, चाहे स्कूल हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हैं, टनल हैं, हाईवेज हैं, बड़े रोड्स हैं, राजमार्ग हैं, इस तरह के न जाने कितने काम जो हैं वो कुछ करने को हैं, कुछ जो है रोक दिए गए हैं। और उससे भी बढ़कर जो हमारी सेंटर की स्कीम्स हैं, उनके लाभार्थी काम तो खैर अब मैं बात करने लगूं तो यहाँ पर बहुत लंबा समय खिंच जाएगा। और हमें जो है अब जिस तरह से आदेश होंगे और जिस तरह से हमें रास्ता दिखाया जाएगा उस तरह से जो है हम काम करेंगे। कुछ वक्त जो है मुझे देखने में कि पीछे के जो लोग हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो रोक के रखी हैं उसमें काफ़ी वक्त जाएगा, क्योंकि इस वक्त पर जहाँ तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम है और पिछले जो हमारे थे उन्होंने एकदम जो है नील स्तर पर जो है वो काम है, तो खैर इसके बारे में अब क्या ही कहना, पर अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। तो कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से इस बार उम्मीदवार थी, लगभग 73,000 वोटों यानी 72,000 प्लस से इस वक्त आगे चल रही है और बताया जा रहा है कि लगभग जीत की तरफ आगे बढ़ती है। उनको आप सुन रहे थे, लेकिन राजस्थान को लेकर लगातार जिक्र कर रहे हैं आशुतोष हमारे साथ बने हैं। आशुतोष, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जो मेरा सवाल था कि आप रविंद्र सिंह भाटी का असर राजपूत वोटों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के को हर सीट पर अमूमन इसका डेंट मिला है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी का डेंट दूसरी सीट पे काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से उन्होंने प्रभावित किया। जहां तक राजस्थान में राजपूत वोट बैंक, जो कि भाजपा का परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है, वो ऐसा लग रहा है कि वो छिटकता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, 2014 का जो वोटिंग परसेंटेज था उससे बढ़ता है 2019 में, लेकिन 2019 के बाद 2024 का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत बड़ा फॉल डाउन दिखाई देता है। ये आकलन करना पड़ेगा कि क्या राजपूत वोट बैंक जो है वो छिटका है। रूपाला का जो एक बयान था, जो कि गुजरात से इस तरह की चिंगारी उठी और वो चिंगारी राजस्थान तक पहुंचती है, जो बयान दिया गया उससे राजस्थान के, न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी वो आग पहुंची। राजस्थान में लगातार ये मुद्दा उठा कि राजपूत जो वोट बैंक है वो बड़े स्तर पर नाराज है। लगातार जो बैठकों के दौर थे वो दौर चले, यहाँ तक कि खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्टिव हुए, तमाम जो राजपूत लीडर से उनके साथ में बातचीत की, उनके साथ में संवाद किया गया, लेकिन वो बयान बहुत भारी पड़ा। यहाँ के तमाम जो अलग अलग संगठन हैं, राजपूत संगठन हैं, उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, गुजरात जाकर विरोध किया। राजस्थान की ऐसी बहुत सारी लोकसभा सीटें जहाँ पर खुलकर विरोध हुआ। जोधपुर की बात करें, जहाँ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़े, वहाँ पर बाकायदा शपथ दिलाई गई कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि राजपूत कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनका अपमान किया गया है। रूपाला ने जो स्टेटमेंट दिया वो उनका टिकट जो है उसको कैंसिल किया जाए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे सामने निकल के आए जिससे राजपूत वोट बैंक नाराज दिखा, और जिस तरीके के परिणाम सामने निकल के आए हैं उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक जो है, जो परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है भाजपा का, वो छिटकता हुआ इस बार दिखाई दिया है, या उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो सामने रखी है। डॉक्टर सीपी जोशी अपनी सीट से काफी पीछे चल रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वजह क्या है? अच्छा ठीक है, इसके पहले एक सीट को लेकर चर्चा करते हैं, ओम बिरला को लेकर। आशुतोष, डॉक्टर सीपी जोशी पर बाद में जाएंगे। ओम बिरला, पिछली बार लगभग 2 लाख वोटों से ज्यादा मार्जिन पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में देखा गया, वो जबरदस्त तरीके से जीते थे। इस बार ये बहुत ज्यादा कम हो चुका है और जबरदस्त फाइट वहां पर देखी जा रही, कांटे की टक्कर कोटा में। देखिए, कोटा का जो चुनाव था, जैसा हमने बाड़मेर जैसलमेर का कहा, लगातार ठीक उसी तरीके का चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी टफ मुकाबला दिखाई दे रहा था। प्रहलाद गुंजल क्योंकि भाजपा के में से थे, तो उनकी भाजपा जो तमाम जो वोटर्स होते हैं उनके बीच में बहुत अच्छी पहचान थी। जातिगत समीकरण थे, उसमें भी वो फिट होते हुए दिखाई दे रहे थे। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा था कि कोटा का जो चुनाव है वो ओम बिरला के लिए बहुत टफ हो सकता है। लेकिन हम लगातार एक बात कह रहे थे कि कोटा का जो वोटर्स है, कोटा के अंदर वोटिंग कोटा की कही जाती है। आशुतोष, आपकी आवाज नहीं आ रही, धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजस्थान के 25 लोकसभा सीटें, पिछले 2 बार से हम आपको बता दें कि क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, लेकिन इस बार मुकाबला लगभग फाइट यहां पर देखी जा रही। कई ऐसे सीटें जहां पर कांग्रेस आ गई और कई सीटें जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है वो आ गए। लेकिन इन सब के बीच में उड़ीसा का जिक्र है, नवीन पटनायक की पार्टी
आपको बता दें कि इस बार पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ओडिशा में बीजेपी ने कर दिया कमाल। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव दोनों एक साथ थे। 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी आगे निकलती दिखाई दे रही। नवीन पटनायक की पार्टी के खाते में महज एक सीट है। लोकसभा सीटों की बात करें, एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है, बाकी सारी जो सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने। संबलपुर से बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान 80,000 वोटों से आगे। बालासोर से बीजेपी के प्रताप चंद्र सारंगी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूरी से संबित पात्रा 7,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये दरअसल पूरे ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट का गढ़ है। भुवनेश्वर से बीजेपी की अपराजिता सारंगी भी इस वक्त आगे चल रही है। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में कमाल कर दिया और बीजेपी ने इस तरीके से यहां पर मेहनत की थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नवीन पटनायक की पार्टी, जिसका सिंबल शंख है, वो इस बार कई दशक, 2 दशक से ज्यादा की सत्ता वहां पर एक छत्र करने के बाद, राज करने के बाद इस वक्त पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार बकायदा बीजेडी को पीछे करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, बहुमत के तौर पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही। लेकिन लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो वहां पर 21 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दमदार तरीके से इस वक्त आगे बढ़ी है। 2 सीटें हैं, एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है और एक अन्य के खाते में जाती, एक बीजेडी के खाते में। कुल मिलाकर 21 सीटों का यह समीकरण इस वक्त वहां से आता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जबरदस्त तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में पकड़ बनाई और उस पकड़ का असर इस वक्त होता दिखाई दे रहा है उड़ीसा में। ये जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाते जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि लगभग 2 दशक से ज्यादा जहां पर कहा जाता था कि नवीन पटनायक को हराना वाकई में बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि वहां पर जनता के नब्ज को वो समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो करिश्मा ओडिशा में कर दिखाया है, जिसमें विधानसभा के आंकड़े 77 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे इस वक्त महज 53 सीटों पर बीजेडी सिमट कर रह गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर भी अब राज्य सरकार बनाने जा रही है। ओडिशा के विधानसभा चुनाव में भारी उलटफेर यह देखा जा रहा है। नवीन पटनायक की पार्टी इस बार सत्ता से बाहर होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लगातार 2000 के आसपास से यहां पर चुनाव जीतते चले आ रहे नवीन पटनायक, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि एक वहां पर वैक्यूम क्रिएट हुआ था, कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी और कांग्रेस पार्टी का फायदा सीधे तौर पर बीजेडी को वहां होता था हर बार के चुनाव में। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से वहां पर उस वैक्यूम को फिलअप किया है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की जो कोशिश कर रही थी उसमें सफल होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, 10 सीटों पर कमल खिलता यहां पर दिख रहा है। इन सब के अलावा कांग्रेस के भूपेश बघेल 41,000 वोटों से पीछे, बड़ा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री फिर भी 41,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और यह दिखाता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो चाम है वो किस तरीके से इस वक्त दिख रहा है। रायपुर से कांग्रेस कैंडिडेट 3 लाख वोटों से पीछे इस वक्त चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कई सीटों पर इस तरीके से हालात बनते दिखाए। रायपुर में बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीत की ओर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस्तर की बात करें, कांग्रेस के कवासी लखमा, ये आदिवासी बेल्ट है, नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर इस बार वोट अच्छे खासे पड़े थे और उसमें कांग्रेस हालांकि लीड करती दिखाई दे रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है कई इलाकों में और रुझानों में कांग्रेस को महज एक सीट ये मिलते दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस वक्त होता दिख रहा है साफ तौर पर। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त एनडीए 294, यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है और 230 के आसपास इंडिया गठबंधन, अदर्स के खाते में 19 हैं। बिहार में 40 की 40 जो आंकड़ा है उसमें से 32 भारतीय जनता पार्टी प्लस अभी है, आगे है। 8 आरजेडी के कोटे में जा रहा है, खाते में जा रहा है। और इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो 5-5 का बराबरी का आंकड़ा है। 5 भारतीय जनता पार्टी, 5 कांग्रेस पार्टी के खाते में। हिमाचल क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने की है, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई हैं। और इस तरीके से कहा जाए कई ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी ने पूरी तरीके से क्लीन स्वीप किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान, जो छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भूपेश बघेल जैसा चेहरा लगभग 41,000 वोटों से इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बड़े चेहरे के तौर पर और उनकी एक पहचान है, उनका एक वजूद भी है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद या कद या वोट बैंक इस तरीके से मजबूत हुआ कि भूपेश बघेल भी इस वक्त अपनी सीट पर पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। रायपुर से कांग्रेस कैंडिडेट 3 लाख वोटों से इस वक्त पीछे हैं। तो रायपुर में बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल जीत की तरफ आगे हैं। बस्तर में कांग्रेस के कवासी लखमा 42,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ कोरबा में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत इस वक्त आगे चल रही हैं। यही एक सीट है जो कांग्रेस के खाते में आती है इस वक्त दिख रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को यह भारी नुकसान इस वक्त, यानी कुल मिलाकर एक सीट कांग्रेस के खाते में, बाकी 10 की 10 सीटें इस वक्त
भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर बीजेपी का कमल और 1 सीट पर कांग्रेस का पंजा इस वक्त आगे चल रहा है। यह बड़ी खबर है कि जिस राज्य में कुछ महीनों पहले सत्ता थी कांग्रेस पार्टी की, वहां पर विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव में भी 11 में से 10 सीटों पर बुरी तरीके से इस वक्त पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जबरदस्त फतेह हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव में भी उसी तरीके से जबरदस्त फतेह करती दिखाई दे रही है, जबरदस्त जीत की तरफ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और 10 सीटों पर इस वक्त बहुमत प्रचंड कहा जाए कि वोट मार्जिन के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान इस वक्त जो अपडेट वहां से मिल रही है। ये तमाम जो कैंडिडेट हैं जिनके जो स्थितियां हैं उसको लेकर हम आपके सामने इस वक्त चर्चा कर रहे। छत्तीसगढ़ में 11 में से 1 सीट इस वक्त कांग्रेस पार्टी के, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की, तो ये जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल भी एक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें जोश में कहीं ना कहीं अभी जो उत्साह है, जिस तरीके से लोगों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी उस पर तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डेंट जरूर लगा है। लेकिन इतना तो साफ है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर संजय जी जो बनती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात संजय जी ये बताइए कि जो अयोध्या की सीट है, अयोध्या हो गया, ये तमाम जो कई महत्वपूर्ण सीट हैं, चाहे फिर संदेश खाली में जो सीट है वहां पर, यहाँ पर आखिर विपक्ष को जीत मिलती हुई कैसे दिखाई दे रही है? खासतौर पर अगर हम फैजाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? यूपी पे हम आएंगे, लेकिन आपको बताएंगे पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जिक्र करते हैं क्योंकि वहां पर वाकई में ट्रिमेंडस चेंजेस को कहा जाता है वो इस बार दिखा है। और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि जो उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा जनता ने भरोसा बीजेपी पर किया है। और वहां विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों साथ में थे, लेकिन इन सब के बीच में दरअसल अच्छा, मनोज तिवारी को सुनते हैं, फिर चलते हैं उड़ीसा के सीटों पर चर्चा करते हैं। करने के लिए आगे बढ़ेगी। तो मनोज तिवारी हालांकि इकलौते ऐसे सांसद थे जिनको इस बार रिपीट किया गया था और लगभग 1 लाख वोटों से आगे हैं, जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ देर में अनाउंस भी हो जाएगा। लेकिन अब उड़ीसा की बारी, पूरी से संबित पात्रा 7000 वोटों से आगे रवि। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहां पर नवीन पटनायक के किले को ढहाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक तरह से बहुत उत्साहजनक परिणाम है यहाँ। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बात की जाए पूरी में, खासतौर पर वहाँ पर संबित पात्रा इस बार चुनावी मैदान में थे और उन्होंने लगातार, पिछले बार भी वो चूंकि चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार उन्होंने और ज्यादा मेहनत की। खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए रोड शो करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो वहाँ पर ये जो समीकरण है इस वक्त पूरी में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, और खासतौर पर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आती हुई उड़ीसा में दिखाई दे रही है, सरकार बनाती दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिख रही है। तो इतना तो साफ है कि जो उड़ीसा की जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को काफी ज्यादा लेकिन उड़ीसा में असल में अगर विश्लेषण किया जाए तो ये क्या असर, फैक्ट क्या किया? देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा अगर मुद्दों की बात करें, लेकिन उड़ीसा में जनता परिवर्तन चाहती थी क्या? क्योंकि वहां पर बहुत पुरानी कहावत है कि नवीन पटनायक 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल देकर उस आदिवासी बेल्ट में जबरदस्त तरीके से उनकी पकड़ होती थी और यही कारण था कि पिछले 2 दशक से ज्यादा वहां पर वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। लेकिन इस बार चाहे उम्र का तकाजा हो, चाहे पार्टी में पकड़ कमजोर हो, चाहे बीजेडी का लोगों के बीच में पकड़ कमजोर होने का असर क्या रहा? देखिए, वजह क्या रही? वजह कई सारी हैं। जिस तरीके से अगर हम वहां पर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए और खासतौर पर भारतीय जनता एक सेकंड रवि, शरद पवार इस वक्त पीसी कर रहे हैं, जरा उनको सुनते फिर आते हैं। मुख्यतः महाराष्ट्राच्या जनतेचा आवाज आणि या निवडणुकीच्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व स्तरातल्या कार्यकर्त्यांनी जे अतिशय कष्ट घेतले त्याच्याबद्दल संघटनेच्या वतीनं आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो। महाराष्ट्रात एक प्रकारचं परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झाली। जो काही निवडणुकीचा निकाल आहे, तुमच्या हातामध्ये माझे स्टेटमेंट आहे, त्याच्यामध्ये सविस्तर लिहिलं आहे की हा निकाल
इथं परिवर्तनाला पोषक अशा प्रकारचं आहे. थोडं पुढे बोल, त्यांना ऐकू येत नाही. थोडे पुढे घेऊया का? थोडं पुढे घ्या. हां हां थोडंसं मोठ्याने बोल. माईक पडतील अशा नको. माईक नाही ह्याचा माईक नाही. स्पीकरवाला नाही. आणि आम्हा लोकांचा प्रयत्न हा राहणार आहे की ही देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली सुदैवानं देश पातळीवरचं चित्रसुद्धा अतिशय आशादायक आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वसाधारणपणानं तुम्हा लोकांचं आणि आमच्या काही सहकाऱ्यांचं असेसमेंट जे होतं त्यापेक्षा वेगळा निकाल उत्तर प्रदेशच्या जनतेनं दिलेला आहे. या निकालाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की यापूर्वी भाजपला उत्तर प्रदेश आणि या भागामध्ये जे यश मिळायचं ते त्याचं मार्जिन हे फार मोठं असायचं. आता त्यांना काही ज्या जागा मिळाल्यात त्या मर्यादित अशा प्रकारच्या मार्जिनी मिळाल्यात. याचा अर्थ राष्ट्र पातळीवर आम्ही लोक जर सगळे काम करतो त्याचे विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि हिंदी बेल्टमध्ये जे आमचे सहकारी काम करतात त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून अधिक लक्ष दिलं तर आज उत्तरेकडचा जो चेहरा आहे तो बदलायला एक अनुकूल अशा प्रकारचं चित्र दिसतं आहे आणि त्यासाठी आम्हाला लोकांच्याकडून काळजी घेतली जाईल. आज हा निकाल झाल्याच्या नंतर मी काही सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. विशेषतः काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खरगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख सीताराम येचुरी आणि अन्य. तर त्याच्यामध्ये कदाचित अजून नक्की नाही पण उद्याच्यालाच दिल्लीमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा संदेश आज संध्याकाळपर्यंत मला आणि आमच्या इतर सहकार्यांना मिळेल. ते असेल तर उद्याच्या बैठकीला आम्ही तातडीने जाऊ आणि एकंदर पुढचे धोरण पुढची नीती ही सामूहिकपणानं चर्चा करून ठरवू एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं. आज या निवडणुकीमध्ये अनेक गोष्टी चांगल्या घडलेल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जयंतराव पाटलांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जागा मर्यादित लढवल्या. सगळ्या मिळून आम्ही 10 जागा लढवल्या पण त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की 7 जागेवर आणखी काही त्याचा पूर्ण काउंटिंग झालेलं नाही पण 7 जागेवरच्यावर आज आम्ही पुढे आहोत. किती 7 हो 7 जागेंच्यावर आज आम्ही पुढे आहोत. याचा अर्थ 10 जागा लढून 7मध्ये विजय मिळण्याच्या संबंधीचं चित्र. याचा अर्थ स्ट्रायकिंग रेट हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या निवडणुकीमध्ये. तो शरद पवार, हालांकि शरद पवार पार्टी में डिवाइड होने के बावजूद 2 हिस्से में अच्छी खासी संख्या में सीटें इस बार देखी जा रही हैं. लेकिन चर्चा हम लोग जैसे उड़ीसा का कर रहे थे, छत्तीसगढ़ कर रहे थे, दोनों सीटों को लेकर. पहले उड़ीसा को लेकर थोड़ा सा विश्लेषण मोहित. यहाँ पर लगभग 80 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो आगे चल रही है. बीजेडी को 49 सीट्स इस वक्त है जिस पर आगे है. कांग्रेस को 15 और इंडिपेंडेंट या अन्य को कहा जाए कि 1-1 सीटें इस तरीके से हैं. यानी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार 147 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बनाती हुई दिख रही है. बिल्कुल, यहाँ पर पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है. खास तौर पर यहाँ जो लोकसभा की 19 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है. यानी कि ये अपने आप में एक बड़ा सिंबल है, बड़ा संदेश है जनता का कि जो अभी तक बीजेडी की जो वहां पर सत्ता चल रही थी, जो एक तरीके से वहां पर लगातार एक छत्र राज था, कोई कंपटीशन में नहीं. और सबसे बड़ी बात जो अब आरोप लग रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद खास तौर पर न्यूज नेशन से बात करते हुए कहा था कि
जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया है। नवीन पटनायक की जो उनकी लेगेसी थी उस पर दूसरे लोगों ने आके कब्जा कर लिया है। यानी कि उनका सीधा सीधा आरोप था जो वहां पर जो एक पूर्व नौकरशाह रहे हैं उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को संभाला है और उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया है, तो वहां पर उन पर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी जब नवीन पटनायक किसी मंच पर बोल रहे थे, हाथ उनका शेक कर रहा था, हिल रहा था, तो उसको छुपाने की कोशिश। तो ये दिख रहा था कि एक तरह से नवीन पटनायक को एक कॉकस ने घेर रखा है। एक तरह से कहा जाए कि सरकार नवीन पटनायक नहीं कोई और चला रहा है। उसका असर जनता, मुझे लगता है कि इन बातों को लेकर कन्विंस हुई। हालांकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने काफी ज्यादा मेहनत भी वहां पर की थी, उसका असर साफ तौर पर दिख रहा। 2-3 बड़े चेहरे भी वहां से केंद्र की राजनीति में इस वक्त हैं। ये तस्वीरें कभी कभार वहां से जो आती हैं, पूरी में जब रोड शो किया था प्रधानमंत्री ने, वो वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से भीड़ वहां पर थी और वो दिख रहा था कि परिवर्तन इस बार होता दिख रहा है। लेकिन इन सब के अलावा आपको बता दें, अच्छा, संबित पात्रा को लेकर खबर है कि लगभग 7,000 वोटों से इस बार आगे चल रहे। पिछली बार लोकसभा चुनाव हार गए थे। माफ कीजिए, मुझे लगता है कि ये 7,000 नहीं 73,000 है। मैं चाहूंगा, अच्छा, अपडेट हो गया है जी, हमारी टीम अपडेट कर दे। ये 73,000 से अभी जो है संबित पात्रा आगे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। बिल्कुल बहुत बड़ा, साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सीट कुछ देर में अनाउंस हो जाएगी कि निकल। और सबसे बड़ी चीज ऐसा है कि उड़ीसा में कई सारी सीटें 1 लाख के मार्जिन को क्रॉस कर चुकी हैं। मैं आपको आंकड़े सहित बता देता हूं कि कालाहांडी की सीट पर वहां फिक्स 1,09,99 का मार्जिन जो है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लेकर चल रहे हैं। और मयूरभंज की सीट है, वहां पर भी 1,04,716 की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है वो आगे हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा बरगाह सीट पर 1,83,000 की लीड है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में ली है। तो ये जो सीटें हैं, ये तो वो 3 सीटें हैं जो 1 लाख से आगे हैं। बाकी और तमाम 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, और सभी पर लगभग मैं आपको बताऊं कि सभी सीटों पर 10,000 से ज्यादा का मार्जिन है। किसी भी सीट पर 10,000, मतलब मैं मान के देखिए, नवीन पटनायक के लिए मुझे लगता है कि उड़ीसा में अगर 22-23 सालों की सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी है, तो कई टर्म होने के बाद, तो वो लोकसभा सीटों पर और विधानसभा चुनाव दोनों में एक साथ दिख गया इस बार। अब छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ का विश्लेषण क्या करता है? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ी है। 1 सीट कांग्रेस के बढ़त के साथ इस वक्त दिख रही, बाकी 10 सीटों पर बीजेपी इस वक्त अच्छे खासे लीड के साथ आगे बढ़ी है। और बिल्कुल यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखिए, अभी हाल ही में चुनाव हुए, कांग्रेस के हाथ से पूरा जो राज्य की सत्ता थी वो चली गई। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय मुद्दे थे, जो आदिवासियों के मुद्दे थे, वो बहुत ज्यादा हावी दिखे कई मामलों में। चाहे प्रियंका गांधी जब वहाँ रैली करने गई, राहुल गांधी वहाँ पहुंचे, भूपेश बघेल, और लगातार इन तमाम लोगों ने वहां पर जाकर जो मुद्दे उठाए और भारतीय जनता पार्टी ने उसका काउंटर जिस तरीके से अटैक किया, उसके हिसाब से अब यहां पर छत्तीसगढ़ में काफी चीजें बदलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। और खास तौर पर बड़ी बात यह है कि यहां पर छत्तीसगढ़ में एक अपना जो कल्चर है, छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ का कल्चर, फूड, और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। मैं मतलब जब हम लोग किसी भी छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलते हैं तो उनके लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़िया जो अस्मिता है उसकी बात वो करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये खासतौर पर जो हम देखते हैं कि एक नेशनल मुद्दे पे वोट किया या फिर स्थानीय तौर पर, तो छत्तीसगढ़ में ये एक डिफरेंट चीज दिखती है। अच्छा, अब यूपी पर वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश, इस बार यहां भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद कर रही थी, हालांकि वो चीजें पूरी तरीके से हासिल होती नहीं दिख रही। बड़ा उलटफेर यहां पर हुआ है। रुझानों में बीजेपी से आगे समाजवादी पार्टी इस वक्त है। समाजवादी पार्टी के खाते में 35 सीटें, 35 सीट्स इस वक्त दिख रहा है, जिसमें आगे हैं। इंडिया अलायंस यूपी के 42 सीटों पर आगे है, जिनमें कांग्रेस की कई सीटें हैं और खास करके रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से बढ़त में है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी लगभग 3 लाख वोटों से इस वक्त आगे हैं और अमेठी में भी स्मृति ईरानी 1 लाख वोटों से पीछे हैं। यहां से KL शर्मा, किशोरी लाल शर्मा
इस बार चुनावी मैदान में थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने 1 लाख वोटों से बढ़त बना ली है। ये साफ अच्छा मैनपुरी की बात करें, डिंपल यादव यहां से चुनावी मैदान में 2 लाख वोटों से बड़ा मार्जिन यहां पर है। यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पिछली बार का नंबर था, बीजेपी इस बार कह रही थी कि क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन लगभग आधी सीट के आसपास, आधी से भी ज्यादा सीटों पर कहा जाए इंडिया अलायंस है और उनमें से 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। और बिल्कुल 35 सीटें, मतलब संजय जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये इतना आंकड़ा खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं जो बहुत सारी चीजें एक साथ जब आई हैं तो ये आंकड़ा निकल कर आया है। चाहे फिर वो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लोगों ने कहा, लोगों के मन में ये था कि अरे सरकार दोबारा आने वाली है, लोग क्या घरों से बाहर नहीं निकल पाए, क्या वोट देने ही लोग नहीं गए। और इसके बाद खास तौर पर जो नाराजगी, ये दो लड़कों की जो जोड़ी थी, क्या उसका करिश्मा है? दूसरा ये है कि यूपी में देखिए, यूपी हर बार सत्ता का रास्ता तय करता है। इस बार भी अगर ये दिख रहा, कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार सिमट गई थी 1 सीट पर रायबरेली, 7 सीटें हैं। अगर इन 42-43 सीटों पर जिसमें इस वक्त इंडिया अलायंस आगे चल रहा है, उनमें 7 सीटें कांग्रेस पार्टी की हैं। यानी ये कहा जाए कि बहुत बड़ा एक वोट बैंक है जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ सीधे तौर पर शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल, यहाँ देखिए सिर्फ ये पार्टी या नेताओं का कमाल नहीं, खास तौर पर ये बात खुद अखिलेश यादव खुद अपनी रैलियों में एक्सेप्ट करते थे कि ये जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। उन्हें पता था कि जनता की नाराजगी और ये जो पूरी प्रैक्टिस थी 2022 के चुनाव अखिलेश यादव कर चुके हैं, वो तमाम सीख उन्होंने 2022। हैरानी तो इस बात की ठीक है, अखिलेश ने कह दिया कि जनता लड़ रही है, दोनों नेताओं ने जबरदस्त रैलियां की, लेकिन असर राम मंदिर का होना चाहिए था। राम मंदिर का असर, जिस राज्य में राम मंदिर की स्थापना होती है, जिस जिले में होती है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी इस वक्त फाइटिंग कंडीशन में है। तो क्या राम मंदिर का असर वाकई में बीजेपी के लिए एक तरह से प्रभावी नहीं रहा? और देखिए राम मंदिर का खास तौर पर पूरे व्यापक तौर पर देश में असर दिखता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन खास तौर से फैजाबाद, अयोध्या की जब हम डेमोग्राफी देखेंगे ना, तो जो फैजाबाद है, जो जिला मुख्यालय, वो फैजाबाद यानी कि वो अलग है और अयोध्या अलग है। बिल्कुल, तो वो चीज एक डिफरेंशिएट करते हो। खासतौर पर जो अलग अलग विधानसभाएं हैं, वहां पर जो नेता हैं, स्थानीय नेता, उनमें इतना ज्यादा टसल नहीं है। और खासतौर पर स्थानीय वोटर जो है, जनता जो है, उसमें जो विचारधारा है, ठीक है, वहां पर चूंकि जो लोग वहां पहले से, उनके लिए तो राम हमेशा से वही है। तो ये जो बात थी राम मंदिर का मुद्दा, बाकी की फैजाबाद छोड़ के दूसरी सीटों पर देखना चाहिए था, लेकिन ये फैजाबाद का खुद की सीट पर वहां पर असर देखना, और वहां पर खासतौर पर अवधेश प्रसाद जो है, समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है, क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सबसे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के विधायक माने जाते हैं अवधेश प्रसाद। विधानसभा में अखिलेश यादव की बगल की कुर्सी पर बैठते हैं। अच्छा, कुछ सीटों का इस वक्त डेटा आ चुका है, जरा वो हम आप दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आता हूं, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल लखीमपुर खीरी से बीजेपी के अजय मिश्रा इस वक्त पीछे चल रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी, वही जो आपको याद होगा। आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ 94,000 वोटों से पीछे हैं। फैजाबाद, अयोध्या से बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त पीछे चल रहे। आजमगढ़ में दरअसल धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी की मेनका गांधी 18,000 वोटों से पीछे, ये बड़े नाम है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल भी इस वक्त 21,000 से आगे हालांकि है, लेकिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। जिस तरीके से उनका कद है, वहां पर प्रभाव है। आगरा में भी, सहारनपुर की बात करें, कांग्रेस के इमरान मसूद इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये सीट हालांकि प्रेडिक्शन में थी कि हो सकता है ऐसा हो। गोरखपुर से रवि किशन 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मठ का प्रभाव, योगी आदित्यनाथ का खुद का असर। फिरोजाबाद में सपा के अक्षय यादव 94,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे। राम गोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव, और कहा जा रहा है कि यह सीट भी प्रेडिक्ट मानकर चल रही थी कि समाजवादी पार्टी के घर की सीट है। कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य 3 लाख वोटों से पीछे हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पीछे चल रहे। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे इस वक्त चल रहे हैं। ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से और अभी तक। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी चीज है कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस वक्त, इवन महेंद्र नाथ पांडे को लेकर भी खबर है कि वो भी फाइटिंग कंडीशन में, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से इस वक्त टक्कर है। मिर्जापुर, चंदौली, बनारस में प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोटों से आगे हैं। लेकिन आसपास के अगर सीटों को देखा जाए मोहित, तो यहां पर बहुत ज्यादा असर इस बार दिखा नहीं, क्योंकि बनारस से सटके ही मिर्जापुर भी है, चंदौली भी, इधर आजमगढ़ और जौनपुर का इलाका भी पड़ता है। लेकिन यहां से कई सीटें इस वक्त समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। हाँ, देखिए पूर्वांचल में क्या है कि पूर्वांचल में जातीय गणित बहुत अहम है। मतलब आप कुछ भी समीकरण बैठाइए, अगर आपने जातिगत समीकरण नहीं बैठाए तो आप वो उस किले को फतेह कर पाना बहुत मुश्किल है। और इस बार ये जो चीज थी वो अखिलेश यादव ने दुरुस्त की थी, वहां पर तमाम जातीय समीकरण। खासतौर पे आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर
अपनी पार्टी के सिंबल पर एक टिकट लेते हैं, एक सीट लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से घोसी की, और घोसी की सीट पर हालात ये हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हार रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। जैसे तैसे एक सीट मिली, पहले वो खुद समाजवादी पार्टी के साथ थे और उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे लगता है वही है श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का भी है। जी बिल्कुल, अगर वो छिटक के ना गए होते तो यहाँ उनकी कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी, वहां पर बहुत बुरे हालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हो सकती थी, चूंकि अखिलेश यादव की अगर पॉलिटिक्स देखें, अखिलेश यादव को जातिगत समीकरण आप इस बात से अंदाजा लगाइए, स्वामी प्रसाद मौर्य गए, बाबू सिंह कुशवाहा को तुरंत उन्होंने एंट्री दी, टिकट दे दिया। इसके साथ साथ केशव देव मौर्य गए, इसके अलावा उन्होंने दूसरे कुशवाहा नेताओं को उतार दिया। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने वो छवि तोड़ी है। दरअसल जो कहा जाता कि यादवों की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, परिवार के जितने सदस्य अगर उनको छोड़ दिया जाए 5 सीटों को छोड़कर, तो जितनी सीटें हैं वो जातियों के आधार पर, वहां पर जो समीकरण उस सीट पर बनते हैं उस आधार पर इस बार टिकट वितरण था, और उसका असर इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर। हाँ बिल्कुल, ये जो समीकरण है आप देखिए ना, घोसी में पिछला जो उपचुनाव हुआ वो वहां पर समाजवादी पार्टी ने सपा की सीट जीती हुई थी, वहां पर दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए, दोबारा चुनाव होता है, उपचुनाव, उसमें फिर सपा जीत दर्ज कर लेती है, वहां पर दिवाकर सिंह जो है वो चुनाव में जीत दर्ज करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस था, अब घोसी में क्या हुआ, लोकसभा चुनाव होने थे, वहां पर जो समीकरण है, वहां पर अखिलेश यादव ने भूमिहार नेता को दिया, राजीव राय जो है उनको प्रत्याशी बना दिया। तो भूमिहार मिर्जापुर का जिक्र करेंगे, इसके अलावा मेनका गांधी वाली सीट का जिक्र करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ वापस चलते, एक बार वहां से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन एक बार समीकरण दिखाते क्या है वहां पर हालात। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को भारी नुकसान, इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में रुझानों में कांग्रेस को महज 1 सीट मिल रही है, यानी 1 सीट पर अभी इस वक्त आगे है और सिमटती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता दिख रहा है। 11 सीटें हैं कुल, जिनमें से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट दरअसल कांग्रेस के खाते में। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि भूपेश बघेल जैसा चेहरा इस वक्त 40,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त पीछे चल रहा है। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अनिल, पूरी इस वक्त जानकारी 11 सीटों को लेकर क्या है? अगर कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे है तो कितने वोटों से इस वक्त आगे है, और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर कितनी बढ़त, कितने मजबूत बढ़त के साथ इस वक्त आगे है? हाँ जी, देखिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एग्जिट पोल आया था छत्तीसगढ़ का कि 10 और 1 सीट की बात थी, 10 सीट भाजपा को मिलती हुई दिखाई देती और 1 सीट कांग्रेस की बात ही आएगी। तो एग्जिट पोल जो है एग्जिट पोल के रूप में दिखाई दे रहा है और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो बढ़त की ओर है। 1 सीट जो है कोरबा में ये बताया जा रहा है कि सौरभ पांडे थोड़ा सा पीछे जरूर है, लेकिन अभी कई राउंड में ये गिनती पूरी होगी और उसके बाद हो सकता है कि इसमें कोई फेरबदल देखने को मिलेगा। दुर्ग लोकसभा सीट की अगर बात करें तो दुर्ग लोकसभा सीट में कितने चरण की लगभग कितनी बाकी है? जी देखिए, अलग अलग सीटों पर कहीं 16 है, कहीं 18 राउंड पे ये मतगणना होगी। तो अभी जो दुर्ग लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो दुर्ग लोकसभा में अधिकृत रूप से 8वें राउंड की पुष्टि अधिकृत रूप घोषणा कर दी गई है, जिसमें 2 लाख वोटों से अधिक मतों से जो है दुर्ग भाजपा जो प्रत्याशी है विजय बघेल वो 2 लाख से अधिक 2,09,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, राजीव साहू पीछे चल रहे हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल छत्तीसगढ़ की तो कांग्रेस के जो पास में जो बड़े जो चेहरे थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक चेहरा था जो कि राजनांदगांव जो लोकसभा सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे जो बड़े जो नेता थे वो नेता जो है जब अपने अपने सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे तो जो दुर्ग के जो प्रत्याशी राजेंद्र साहू उनके पास में स्पेस नहीं मिल पाया, वो ग्राउंड स्तर पे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाए और इसके वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ की अगर अपन बात करें तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो भी लगातार पहुंच करके सभाएं ले रहे थे, लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि मोदी की गारंटी है और सिर्फ मोदी की गारंटी पर ही आपको वोट देना है। तो इस तरीके से जिस तरीके छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस को मुंह खानी पड़ी थी, उसी तरीके से अब ये लोकसभा में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी मतगणना के कुछ चरण जो है काफी समय है, अभी 3 घंटे करीब समय है, तो निश्चित रूप से कुछ चेंजेस दिखाई देगा। जरा ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां बुरी तरीके से हार जाती है, लेकिन उसके पहले ऐसा आकलन था कि भूपेश बघेल से यहां की जनता बड़ी खुश है। अचानक से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जिस तरीके से लीड करती हुई दिखाई दे रही है, क्या मुद्दे वाकई में लोकल मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने छुआ है, या कांग्रेस से नाराजगी वो विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में दोनों में दिखी, क्योंकि भूपेश बघेल खुद इस बार पीछे हैं?
हाँ जी, निश्चित रूप से 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 70 पार का नारा दिया था कि इस बार 70 सीट से हम ज्यादा पार करेंगे। लेकिन जब परिणाम आया तो ठीक उलट हुआ और भाजपा की सरकार बनती है। भाजपा की जब सरकार सत्ता में आती है वापस, तो उनके तरफ से एक चुनाव कैंपेन के दौरान महतारी बंधन योजना चलाया जाता है कि इसमें महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट हुआ, नरेंद्र मोदी के जो काम थे उनका इम्पैक्ट हुआ और उसके कारण जो है भाजपा फिर से वापस आई और काफी कम समय के दौरान ये जो चीज है निकल करके सामने में आई कि यह लोकसभा चुनाव में भी अब भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बढ़त दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही आपने कहा, उसको लेकर ये असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन क्या ये माना जाए अभी कि क्लीन स्वीप हो सकता है, 11 की 11 भाजपा के खाते में आएगी या एक सीट लग रहा है कि कांग्रेस के खाते में चली जाएगी? हाँ देखिए, निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है कि 11 क्लीन स्वीप भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये पूरे 11 सीट गंवाने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, अभी कुछ समय और है, 6-7 राउंड की और गिनती बची हुई है अलग अलग जगहों पर और उसके बाद में ये थोड़ी सी स्थिति साफ नजर होती आएगी और हो सकता है कि जो एग्जिट पोल के हिसाब से 10 और 1 सीट का जो एग्जिट पोल की तरफ से रुझान आया था वही स्थिति भी हो सकती है और 11 की 11 हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ समय और है और उसके बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा, कुल मिलाकर ये है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना है कि कुछ देर बाद आखिर जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें क्या कुछ होता है। अच्छा, अगर विश्लेषण की बात की जाए, किन मुद्दों को लेकर इस बार वहां पर चुनाव ज्यादा इंटैक्ट होता दिखा था? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा विश्वास का सबसे बड़ा एक फेस के तौर पर लोगों के बीच में लोकप्रिय था, या फिर कहा जाए कि वहां के लोकल प्रत्याशियों पर भी ये भरोसा था? हाँ जी, देखिए निश्चित रूप से अगर छत्तीसगढ़ में अगर जिस तरीके से दुर्ग जिले से कई बड़े चेहरे निकल करके आते थे कांग्रेस पार्टी से, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम था, ताम्रध्वज साहू थे, गुरु रुद्र कुमार थे, रविंद्र चौबे थे, ये लोगों को जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान मुंह खानी पड़ी, उन्हें पराजय हासिल करना पड़ा। उसके बाद में जिस तरीके से उनका मोरल पहले हाई था विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद जब परिणाम आया तो डाउन हो गया। उसके इस बाद जो है ये स्थिति निकल करके सामने आई कि जो स्थानीय जो मुद्दे थे विधानसभा चुनाव के दौरान, उसी मुद्दे को लेकर के लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी गई, लेकिन जनता ने मेरे ख्याल से इसे एक्सेप्ट नहीं किया और नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली जो योजना है उसको स्वीकार किया है और उसके कारण जो है कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी राज्य में आता है। जैसे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की सबसे प्रभावशाली योजना क्या रही? क्या जो राशन वितरण का था, या फिर जो शौचालय निर्माण करवाए गए थे, या जो प्रधानमंत्री आवास योजना का असर था, जो कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लाभान्वित थे, वो असर जनता के बीच में ज्यादा इस बार पॉपुलर रहा? ये मुद्दे ज्यादा पॉपुलर रहे? भरोसे का इतना बड़ा अगर कहा जाए कि क्लीन स्वीप करती भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, तो सबसे ठोस मुद्दे क्या थे वो? हाँ जी, देखिए जो आवास योजना थे, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो काफी समय से रुके हुए थे। आवास योजना के मकान नहीं मिल पा रहे थे। लोग जो निचले तबके के लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की योजना की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता थी, वो 3-4 सालों से वो आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसके अलावा जो है शौचालय वाली जो शौचालय की व्यवस्था है वो व्यवस्था भी यहाँ पर ठीक से नहीं हो पा रही थी और अचानक विधानसभा चुनाव के दौरान महतारी बंधन योजना को लाया जाता है और जो राशन वाली योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ जो है जब जनता को अगर मिलता दिखा तो लोगों ने इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में अपना विश्वास व्यक्त किया और ये उसी का परिणाम है कि अब जो है ये स्थिति देखने को। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा कि इसका परिणाम दिखाई दे रहा है। अभी कब तक कहा जाए कि पूरा फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, जो एक सीट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है? हाँ जी, देखिए थोड़ा सा समय और लगेगा, 2 से 3 घंटे के बाद सारी इस सीट पर मार्जिन कितनी? कांग्रेस पार्टी अगर लीड कर रही तो कितने नंबर से, कितने वोटों से जी? अगर जो एक कांग्रेस आप बता रहे हैं जिसमें बढ़त है, कितने वोटों से है? वोटों का अंतर कम है या फिर ज्यादा है? काफी कम है, 6000 के आसपास जो है वो अंतर बताया जा रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि अगर ये सीट भी फंसी है, उलटफेर हो सकता है। जी, इसीलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी थोड़ा कहना जल्दबाजी होगा।
बिल्कुल सही आपने कहा और जाहिर सी बात है थोड़ा एक बार बता देते हैं दर्शकों को कि आखिर इस वक्त छत्तीसगढ़ में जो नंबर है 11 सीटों में से किसको कितना मिलता जा रहा है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीटें, जिनमें से 10 सीटें आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से बढ़त के साथ अच्छे खासे वोट मार्जिन के साथ इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही, और एक सीट, महज एक सीट कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ कही जाती थी, जिस राज्य को कहा जाता था, और कुछ महीने पहले तक वहां पर सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। वहां पर आप सोचिए कि पहले विधानसभा चुनाव सचिन बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हारती है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में यह असर है कि 11 सीटों में से महज एक सीट, और वो भी 5-6 हजार वोटों से इस वक्त एक सीट पर आगे कांग्रेस पार्टी, बाकी सब क्लीन स्वीप करती भारतीय जनता पार्टी दिख रही। कई ऐसे राज्य जहां पर कुछ ऐसे रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ में आपने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, और विधानसभा चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से बार बार तमाम चर्चाएं और कई सारे एक्सपर्ट्स भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि वहां पर भूपेश बघेल जो है वो रिपीट करेंगे। लेकिन देखिए जनता जो है ना वो बहुत ही सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करती है, और इस बार भी देखिए लोकसभा चुनाव में जिस सीट से भूपेश बघेल 41,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बताइए, और ये समझिए कि जनता का मिजाज जो है आखिर वो कहता क्या है, जनता जो है वो चाहती क्या, जनता के मन में आखिर कौन बसा और कौन जो है उनके वादों पर खड़ा उतर सकता है, इस पर हमेशा जनता की नजरें होती है। और इस बार देखिए जो इस बार ये जो मैंडेट मिल रहा है या फिर कहीं जो अब तक रुझान सामने आ रहा है उसके हिसाब से अगर बीजेपी जीत रही है तो जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। रायपुर में बीजेपी कैंडिडेट लगभग जीत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ देर में हो सकता है कि ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाए। कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट है जो इस वक्त कोरबा वाली है, इसमें आगे चल रही है, बाकी सारी सीटें एक तरह से कहा जाए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के खाते में। अब वहां पर कोई कांग्रेस को उम्मीद भी नहीं, क्योंकि वो लीड इतने वोटों का अंतर हो चुका है कि वहां पर अब रिवर्स होना, और 16-17 राउंड की एक तरह से काउंटिंग हो चुकी, तो वहां पर संभावना बहुत कम दिखाई दे रही कांग्रेस पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तरफ कदम बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर इस वक्त क्या आंकड़े सामने आ रहे, ये तो हम आपको लगातार बता ही रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार जादू किसका चला है, क्योंकि वहां पर हमने देखा था किस तरीके से लगातार तमाम दौरे जो है वो किए जा रहे थे, और कई ऐसी रैलियां जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा तमाम बड़े चेहरों ने लिया। जो स्टार प्रचारक के तौर पर तमाम बड़े चेहरों का नाम था वो किस तरीके से वहां पर हिस्सा ले रहे थे, और उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो बहुत ही यहां पर देखने को मिला। हालांकि आपने सवाल पूछा कि आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया किस तरीके से आवास योजना, फ्री राशन, तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार ने लागू की केंद्र सरकार ने, उसका भी एक इंपैक्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई। सचिन, अनिल भी ये जुड़े हैं, अगर चाहें सवाल इस पर लेना चाहें आप तो ले सकते हैं। देखिए, और हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम चर्चाएं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अनिल, इन सब के बीच उम्मीदें पहले यही लगाई जा रही थी कि आखिर जो कांटे की टक्कर है, यानी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जो टक्कर है, इसमें जो फासला होगा वो बहुत कम होगा। लेकिन अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं इसमें तो बात साफ है कि जनता ने किसे चुना है। जनता, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ इस वक्त अनिल हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, और जैसा कि इसके पहले एग्जिट पोल में भी अनिल, मुझे लगता है कि यही नंबर हम सबका था कि क्लीन स्वीप होता दिखाई दे रहा है, 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। वही दिशा इस वक्त दिख रही है, छत्तीसगढ़ के लोगों का मिजाज यही है। जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से एग्जिट पोल में जो सर्वे में रिजल्ट आए थे कि 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा रही है, तो वही स्थिति जो है अब काफी कम समय बचे हैं, और वही स्थिति देखने को मिल रही है कि सिर्फ एक सीट जो है छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट, उसमें भी काफी जो है रोचक मुकाबला है, काफी कम मतों का अंतर है। तो ये अंतर जो है कुछ समय में बदल भी सकता है, लेकिन एक सीट जो है फिलहाल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी 10 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो बढ़त बनाए हुए हैं और अच्छे खासे लीड से जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी 4 से 5 राउंड की जो गणना है वो बाकी है, और उसके बाद सारी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। और जिस तरीके से जो एग्जिट पोल के परिणाम आए थे कि 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 1 सीट कांग्रेस को, तो वही परिणाम फिर से दिखाई देने को मिल रहा है। ठीक है अनिल, हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त ये है कि जाहिर सी बात है 1 सीट है, हो सकता है कि कुछ देर में वहां पर भी बिल्कुल आंकड़ा बदल जाए, क्योंकि वोटों का मार्जिन बहुत कम है। और अब बात करते हैं सचिन, यूपी की, उत्तर प्रदेश वाकई में इस बार चौंकाने वाला है, बहुत 2014 2019 दोनों साफ तौर पर दिख रहा था कि बीजेपी जबरदस्त, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस सबसे बड़े मुद्दे के साथ, हालांकि बीजेपी कहती है कि वो हमारे लिए मुद्दा नहीं, लेकिन राम मंदिर का असर लोगों को लग रहा था कि ऐसा पूरे यूपी में क्लीन स्वीप करने की स्थिति पैदा कर सकता है। रिवर्स हुआ, 42-43 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे, जिनमें 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले।
और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या की सीट जो है वो वहां पर बीजेपी के जो कैंडिडेट है पीछे चल रहे हैं। और आप खुद समझिए कि और न सिर्फ राम मंदिर, मथुरा का आप जिक्र कर लीजिए, ज्ञानवापी का आप जिक्र कर लीजिए, ये तमाम वो अहम मुद्दे हैं जो लगातार चर्चाओं में रहे। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को लोगों ने उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिसको बार बार लेकर 2 टर्म यानी कि विधानसभा की अगर हम बात की जाए तो सीएम योगी को लेकर बातें ये कही गई कि सीएम योगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो मिथ था उसे तोड़ दिया है और एक नया इतिहास जो है वो उन्होंने यहाँ पर रचा है। लेकिन इस बार आते हैं सचिन, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर पिछली बार एक सीट पर सिमट गई थी, वो थी रायबरेली, सोनिया गांधी की अपनी सीट। इस बार आप खुद अंदाजा लगाइए कि वोट शिफ्ट किस तरीके से हुआ है, किसका वोट इधर आखिर आया है, क्या नाराजगी थी। कांग्रेस 7 सीटों पर आगे और जिनमें से रायबरेली से राहुल गांधी जबरदस्त बढ़त में इस वक्त हैं, 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे। और रायबरेली से अमेठी में कहा जाए तो केएल शर्मा वहां पर लगभग 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी स्मृति ईरानी 1 लाख वोटों से पीछे इस वक्त चल रही। तो राहुल गांधी का, गांधी परिवार का करिश्मा न सिर्फ इन दोनों सीटों पर बल्कि मुझे लगता है कि अलायंस समाजवादी पार्टी से साथ में करने के बाद राहुल की जो मेहनत थी वो दिख रही है। मुझे तो आज वो पल भी याद आया जब सोनिया गांधी अपने बेटे के लिए प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंची थी और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूं। और शायद मेरे ख्याल से वो कनेक्शन जो है, वो जो प्यार है, वो जो मोहब्बत है, जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात लगातार राहुल गांधी अपने यात्रा में करते आए हैं, उसका असर जो है यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जो इस बार उत्तर प्रदेश में जो अब तक के रिजल्ट सामने आ रहे, जो रुझान सामने आ रहे, उसके हिसाब से जो भी मैंडेट मिला है वो बहुत ही चौंकाने वाला। अब इसके पीछे की वजह क्या होगी, बीजेपी को मेरे ख्याल से इस पर मंथन करना होगा। हालांकि हम लगातार सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं किस तरीके से बीजेपी का ये कहना है कि देखिए और तमाम जो राज्य है वहां पर हमें बढ़त मिली है, उत्तर प्रदेश में जो अब तक रुझान सामने है उसके हिसाब से हम यही जा रहे हैं और हमें ये पूरा हमें विश्वास है कि और आंकड़े जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो एक चेहरा जिस पर चर्चाएं हो रही हैं वो है अखिलेश यादव। अभी थोड़ी देर राहुल पर रहते हैं, उसके बाद अखिलेश पर आते हैं क्योंकि अखिलेश की तो बड़ी मार्जिन एक बिल्कुल। राहुल को लेकर यह खबर है 3,73,280 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह राज्य में मंत्री भी हैं, लेकिन आप सोचिए कि यह आंकड़ा जो है कि मिनिस्टर होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े फेस होने के नाते के वजूद की वजह से भी वहां पर पीछे काफी हैं। तो ये राहुल गांधी का एक तरह से, ये हालांकि पारिवारिक सीट थी, सोनिया गांधी की सीट थी, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से भी जबरदस्त तरीके से जीत रहे और राहुल गांधी रायबरेली से भी जबरदस्त तरीके से जीत रहे इस वक्त। असर क्या, फैक्टर क्या है, क्या मानते हैं सचिन आप, किन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पर इतना ज्यादा भरोसा लोगों पर पड़ा? अब तक जो मैंने देखा, जो मैंने समझा और जो मैंने लोगों से बात की, एक बात तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सामने आ रही है कि इस बार पब्लिक ने विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को तो नहीं, मैं जैसा कि अभी कुछ देर पहले कहा था कि अखिलेश यादव को चुना, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि एक गठबंधन के तौर पर अगर हम देखें तो राहुल गांधी को भी जीत मिली और रायबरेली सीट से जो कि उनकी गढ़ जो है वो कांग्रेस का रहा है, पिछली बार वही से वो एक सीट जो हासिल की थी। लेकिन इस बार देखिए राहुल गांधी की आप कहिए मेहनत जो है वो शायद यहाँ पर रंग लाई, क्योंकि सीटों पर लगभग 3.5 लाख वोटों से आगे, बिल्कुल 3.5 लाख और यहाँ से प्लस और यहाँ पर भी 3.73। जबकि वायनाड को लेकर तमाम चर्चा ये थी कि वहां पर जो है राहुल गांधी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वहां पर लेफ्ट ने अलग टक्कर दी थी, इस सीट पर उम्मीदवार जो है वहां से उतार दिया है। लेकिन वहां पर भी देखिए ये एक जो देहाती भाषा में कहते हैं ना, आम भाषा में कि देखिए वो जो प्यार मोहब्बत या फिर जो वो जुड़ाव है ना, वो शायद राहुल गांधी का यहाँ पर काम कर गया है, वायनाड में भी और रायबरेली में भी। अच्छा, दूसरा लोगों को ये लग रहा था, चूंकि रायबरेली तो लग रहा था कि राहुल गांधी निकाल लेंगे, लेकिन अमेठी को लेकर यह था कि राहुल गांधी अगर यहाँ पर नहीं है, सो एक तरह से कहा जाए कि वहां से स्मृति ईरानी ने यह कहा भी था कि वो भाग गए, है ना, अमेठी के लोगों का के साथ उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन राहुल थे नहीं वहां पर, फिर भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी लड़ रहे केएल शर्मा के तौर पर, और उसका असर यह हुआ कि राहुल गांधी का इस सीट पर आना, रायबरेली पर आना, अमेठी पर भी असर कर गया। पिछली बार मेरे ख्याल से 50,000 के मार्जिन से स्मृति ईरानी जो है वो जीते थे। लेकिन हालांकि उन्होंने मेहनत भी की, ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने मेहनत नहीं की या फिर राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की, लेकिन ये जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रही ना कि आप राहुल गांधी को एक सेफ सीट यानी कि रायबरेली से आप मैदान में उतार दीजिए, लेकिन जो मार्जिन है स्मृति ईरानी के लिए मैं खास बताऊं तो वो बहुत चैलेंजिंग जो है वो हो चुका है। केएल शर्मा अगर देखें तो
राजीव गांधी के साथ जो है उनको लेकर तमाम बहुत करीबी परिवार, कुछ लोग ये कहते थे कि दरअसल गांधी परिवार के.एल. शर्मा के बिना कंप्लीट नहीं होता और के.एल. शर्मा गांधी परिवार के बिना कंप्लीट नहीं होते, जब से ये साथ है। बिल्कुल। और इसीलिए के.एल. शर्मा अगर वहां पर हैं तो नाम के आगे गांधी लगा दीजिए, क्योंकि वो एक परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और स्मृति ईरानी अगर उनको हल्के में ले रही थी तो शायद उनकी एक तरह से गलती थी, या वो आकलन नहीं कर पाई, क्योंकि स्मृति और राहुल से ज्यादा पहले से के.एल. शर्मा वहां पर लोगों के बीच में थे। गली गली वो जानते हैं, लोगों को वो समझते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट रायबरेली और अमेठी का अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि यहां पर कांग्रेस को बढ़त जो है वो मिल रही है, और एक तरीके से आप कह लीजिए कि गठबंधन का फायदा जो है के.एल. शर्मा 1,18,000 से ज्यादा वोटों से इस वक्त आगे हैं। स्मृति काफी पीछे हो गई और अब नहीं लगता कि शायद ये फासला पूरा भी हो पाएगा। तो रायबरेली अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में इस वक्त जाती दिख रही है। हालांकि रायबरेली को लेकर सोनिया गांधी का खुद का एक इमोशनल टच था जो राहुल गांधी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन राहुल की मेहनत, चाहे वो पूरी यात्रा जब करके आए थे उसके बाद रायबरेली अमेठी पहुंचे थे, या फिर प्रियंका गांधी खुद इस पूरे सीट पर कैंपेनिंग कर रही थी। हालांकि प्रियंका को लेकर भी जिक्र हो रहा है कि प्रियंका चुनावी राजनीति में तो नहीं आई, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि इन बातों को लेकर देखिए अब तक तो पॉजिटिव ही सब कुछ रहा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आखिर आने वाले वक्त में क्या करती हैं, ये तो खैर आने वाला वक्त बताया, क्योंकि तमाम चर्चाएं। सचिन, आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आलोक, कांग्रेस पार्टी इस बार रिवर्स करती दिखाई दे रही है। हालांकि पूरा इंडिया अलायंस जिस तरीके से फाइट देता दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि खुद समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने इतनी सीटों की हो सकता है आकलन ना किया हो। लेकिन सबसे पहले 2 सीटों का जरा मुझे विश्लेषण बताइए। रायबरेली अमेठी, राहुल गांधी की मेहनत इस वक्त सफल होती वहां पर दिखाई दे रही है, किसका असर है, और ये जो परिणाम है, मार्जिन है, वो कितना बड़ा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम इस सुबह के इस चुनाव परिणाम को और अब तक के देखें रुझान और जिस तरीके के नतीजे आए हैं, अगर सबसे बड़ी बात कहें तो अलायंस, इंडिया अलायंस को लेकर के और यूपी ने जो उलटफेर किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत छोटे में अगर रायबरेली और अमेठी को समझना चाहे तो रायबरेली हमेशा कहा जाता है कि गांधी परिवार का उनसे इमोशनल अटैचमेंट है, जो कि राहुल गांधी की जीत के रूप में दिखा। और के.एल. शर्मा जिस तरीके से संगठन को, वहां के कार्यकर्ताओं को जानते थे, शायद ये भाप नहीं पाया कोई, और स्मृति ईरानी आखिरकार उनसे पिछड़ गई। इन सब चीजों को लेकर के हम कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। पहले आपको थोड़े से विजुअल्स दिखाएं कि यहाँ पे किस तरीके के नारे चल रहे हैं, और साथ में हम ब्रजेन जी से भी बात करेंगे जो कि प्रवक्ता भी रहे हैं और अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। आखिर किस तरीके के इस नतीजों को, रुझान को देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो तपस्या किया, 10,000 किलोमीटर सड़कों पर उतरे और जनता के हर सेक्शन से उन्होंने मुलाकात किया, चाहे किसान हो, युवा हो, अग्निवीर हो, या समझ लीजिए मैकेनिक हो, ट्रक ड्राइवर हो, तो समाज के सारे उससे तो जो जन संवाद उनका था, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो शक्ति आराधना है, तो वो शक्ति आराधना का परिणाम है कि आज इंडिया गठबंधन शाम को लगभग 316 सीट जीत करके सरकार बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो 316, क्योंकि अभी तो अभी जो रुझान है, अभी बिहार में ही हमारा गठबंधन कम से कम 22 सीट जीतेगा। अभी वहाँ केवल 6 राउंड की गणना हुई है। अभी कांग्रेस पार्टी शिकायत करने जा रही है, चुनाव आयोग ने काउंटिंग को बहुत ढीला कर दिया है, और जो टैली दिखाई जा रही है टेलीविजन पर, उसमें भी बेईमानी है। वो बीजेपी के 241 के बाद जो उनके सहयोगी दल हैं, उनकी कुल संख्या होती है 32, लेकिन बढ़ा कर दिखाया जा रहा है 294 की, जिससे मोदी जी का इस्तीफा न मांग सके टीवी के लोग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में जरा एक सवाल पूछिए, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता, नेता और सभी मौजूद हैं। अगर मार्जिन यहां तक आता है कि सरकार बनाने की स्थिति आती है, 20-30 सीटों का आंकड़ा जो इस वक्त स्क्रीन पर देखा जा सकता है, खबर है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों को कांग्रेस पार्टी ने साधने की कोशिश की है, बाकायदा यहां से ऑफर दिए गए हैं। ये अंदर खाने सच खबर है, इसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस प्रयास कर रहा है? उसके 60% से ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहे थे। सवर्णों के 5% वोट हमको मिल रहे थे 24 में से।
10% दलित वोट हमको मिल रहा था आधा, और 15% मुसलमान, 53 से 57% वोट का टर्नओवर हो रहा था इंडिया गठबंधन की तरफ। इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता था और एक धारणा बना के लोग बात कर रहे थे, यही कारण है और हम उसको पढ़ पा रहे थे। इसलिए मैंने आपसे कहा था आज के 4 दिन पहले कि हम बहुत बड़ा 53 से 58% स्वीप करने जा रहे हैं। और बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बताइए, रायबरेली अमेठी को लेकर के ये माना जा रहा था कि परिणाम रायबरेली फिर भी समझ में आता है, पर अमेठी में हमने ये दिखाया स्मृति ईरानी जी को कि कैसे एक कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता आदरणीय किशोरी लाल जी एक प्रतिनिधि थे, कोई महामंत्री, राष्ट्रीय सचिव या कोई भारत सरकार के पूर्व मंत्री या सांसद कुछ नहीं थे। हम श्रीमती स्मृति ईरानी को उनकी हैसियत बताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस का परिवार है, अपना घर है और उसे हम किसी को लड़ा करके छीन सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि एक सामान्य आदमी को लड़ाकर स्मृति ईरानी को क्या उत्तर प्रदेश में माने कि कांग्रेस फिर रिवाइव हो रही है, उसके जो पुराने वोट बैंक हैं, जो आधार वोट बैंक है, वो आ रहे हैं वापस? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस ने, आदरणीय राहुल गांधी ने चीजों को पकड़ा है और बहुत बड़ा दिल दिखा करके न केवल हम अपने पुराने वोट बैंक को वापस कर रहे हैं, बल्कि जो चीजें हमसे छूट गई थी, कनेक्टिविटी कट गई थी, उसको हमने जोड़ा है। और आने वाले समय में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति से समापन होगा। आप देखिए, मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल कहा था, पर अगर आंकड़े कम ज्यादा होंगे तो क्या नीतीश कुमार और इन सब लोगों की मदद भी लेनी चाहिए? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तमाम अगर कुछ और कार्यकर्ता वहां पर है तो जरा उनका मिजाज समझने की कोशिश करिए और पूछिए जरा, कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर कितनी सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है? हाँ 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 जी, आलोक, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय है, बहुत दिनों बाद मुझे लगता है कि सचिन कांग्रेस के दफ्तर में ये जश्न का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो एक तरह से यूपी को छोड़ भूल चुकी थी, 1-2 सीटों को लेकर, अपनी परंपरागत सीटों को लेकर इसके अलावा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये बड़ी खबर है पूरे देश को लेकर, ये खबर इस वक्त आ रही है। सचिन, अगर चाहे तो आप इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू को, तेलुगु देशम पार्टी को और नीतीश कुमार को, बिहार में जिनके लगभग 14 सीटों के आसपास इस वक्त लीडिंग कंडीशन दिखाई दे रही है, इन दोनों पार्टियों को साधने की कोशिश की, यानी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ या फिर दूसरे पार्टियों से संपर्क साधने की तैयारी शुरू कर दी गई। बिल्कुल। मैं सबसे पहले नीतीश कुमार को लेकर तमाम जो सोशल मीडिया पर है, मैं देख पा रहा हूं कि मीम्स जो हैं वो बनने शुरू हो चुके हैं कि निर्णायक नीतीश, और सबकी नजरें नीतीश पर हैं कि आखिर अब नीतीश बाबू जो है वो क्या करेंगे, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटेंगे। तमाम ऐसे चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि नीतीश कुमार को जब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ वो चले गए, तो उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से तमाम चर्चाएं हो रही थी कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो अब डूब चुकी है, उनका सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है, उनका ये आखिरी टर्म जो है वो हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर जेडीयू को बढ़त मिली है। पहले तमाम चर्चाएं इस बात की थी कि 5 सीट भी वो जीत नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से उनका आंकड़ा जो है वो बढ़ा और एक बार फिर से वो निर्णायक भूमिका में जो है वो आ चुके हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब कांग्रेस उनके पीछे लगी है, फिर उनसे संपर्क साधने का पूरा प्रयास हो रहा है कि एक बार फिर से क्या पता वहां पर जादू जो है वो चल जाए। नीतीश कुमार की अपडेट इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम इस वक्त हैं, वो नीतीश कुमार से मिलने गए, ये जो परिणाम इस वक्त आ रहे हैं इसके बाद, और नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं की। हालांकि नीतीश कुमार कहा जाता है कि हवा का रुख भांप लेते हैं विधानसभा चुनाव में पिछली बार, और इस बार ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि ऐसा है, क्योंकि खबर यह भी आई है कि बाकायदा उप प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ से उनको ऑफर दिया गया है कि अगर आप हमारे साथ आते हैं, सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग आते हैं, तो आपको ये पद दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार राजनीति के जिस
इस वक्त से गुजर रहे हैं, ऐसे में ये बड़ा ऑफर भी हो सकता है, लेकिन अब उनका कदम क्या होगा ये सबको इस वक्त हैरान करने वाला हो सकता है, या फिर वेट एंड वॉच की स्थिति पैदा होती है। उधर टीडीपी की भी कहानी यही है। बिल्कुल, तेलुगु देशम पार्टी, वहां पर जगन मोहन रेड्डी को इस बार नुकसान तो हुआ है, लेकिन टीडीपी का मजबूत होना अब ये दोनों पार्टियों के लिए इस वक्त असमंजस के हालात है कि कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए का साथ छोड़कर ये इंडिया अलायंस के साथ कहते हैं ना कि संकेतों की राजनीति है। और ये आप संकेत समझ लीजिए कि आखिर आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ ये खबरें हैं, या फिर आप सूत्रों के हवाले से खबर कह लीजिए कि चर्चाएं हैं कि आखिर कांग्रेस ने यहां पर साधने की जो है वो कोशिश की है, संपर्क बनाने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में क्या अगर उनका मूड बदलता है या फिर उनका जो संपर्क और भी मजबूत हो पाता है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ खेल हो जाए। लेकिन अभी इंतजार करना होगा इन तमाम कयासों पर कि आने वाले वक्त में होगा क्या, क्योंकि नीतीश कुमार के घर सम्राट चौधरी अगर पहुंचे और उनसे अगर मुलाकात नहीं की तो यह भी एक संकेत। हालांकि पुख्ता अभी जानकारी नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर ऐसा है तो यह संकेत है, क्योंकि मुझे याद है कि जब तेजस्वी यादव से छिटके थे, यानी आरजेडी से छिटके थे, तब भी यही कहानी थी कि लालू और तेजस्वी मिलना चाहते थे, लेकिन फोन और कर रहे थे, मुलाकात बातचीत तक नीतीश कुमार नहीं करते थे, और अगले दिन जाकर इन्होंने शपथ ले ली थी, हो गया था। तो नीतीश कुमार का ये अंदाज है, अगर ऐसा है तो ये संकेत हो सकता है इस तरीके से। आलोक हमारे साथ लगातार बने, आलोक पांडे। आलोक, सचिन आप कोई सवाल लेना चाहते हैं? आलोक कांग्रेस दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक देखिए, मैं तो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो खड़े हैं, लेकिन सुबह से चर्चा इसी बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश में अब चर्चा एक नाम की है, वो अखिलेश यादव, और कन्नौज सीट से वो आगे भी लगातार चल रहे हैं। तो क्या उस सीट को लेकर तमाम चर्चाएं, अगर कुछ आपके पास है, कुछ जानकारी अगर आपके पास है तो जरा शेयर करें। और ये दो लड़कों की जोड़ी का कमाल जो है, प्रधानमंत्री बार बार इसको दोहराते थे, जरा इस पर भी टिप्पणी, इस पर भी। मैं आपको सबसे पहले कांग्रेस ऑफिस के माहौल को दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो जिस तरीके का यहाँ माहौल है, असली में अगर कहा जाए तो इस जीत का असर यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे सजावट का काम शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये जो कार्यालय है, यहाँ पर अब सजाने का काम शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पे उलटफेर हुआ है, यहाँ समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से जीत दर्ज कराई है, जिस तरीके से कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है, अपने आप वो एक बड़ा उलटफेर है जो सबसे बड़ी चर्चा में है। रही बात अगर हम कन्नौज की करते हैं या मैनपुरी की करते हैं, तो इस बात के शुरुआत से ही लग रहा था कि चूंकि अखिलेश यादव अपने आप में एक बड़ा नाम, बड़ा कद, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो अपने आप ही कन्नौज का चुनाव का समीकरण कुछ बदला था। कांग्रेस के साथी हमारे ब्रजेन जी हैं, कन्नौज को लेकर के बात हो रही थी, क्या अखिलेश के लिए वो जीतना आसान था या फिर ये अलायंस में आने के बाद और जीतना आसान? मुझे तो हंसी लगती थी कि जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ मित्र और कुछ पत्रकार हमको बताते थे फोन करके, मेरे छोटे भाई ने भी कहा कि मैनपुरी में वो फलाने मंत्री जीत रहे हैं और कन्नौज में फलाने पाठक जीत रहे हैं, तो मुझे आश्चर्यजनक लग रहा था कि 53% वोट सिकोर करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस पार्टी जिसके साथ है, वो खुद अपनी सीट कैसे चुनाव हार सकते हैं। आज के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर कोई हेडलाइन होनी चाहिए किसी भी टीवी की, तो ये होनी चाहिए कि 400 सीटों का झंडा अपने कंधे पर रख करके पूरी दुनिया में ढोने वाला नेता 7 राउंड बनारस से चुनाव हार रहा था, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। ये हेडलाइन बननी चाहिए, और यही सबसे बड़ी नीड है उत्तर प्रदेश की कि हमने 400 के नारे और 300 के नारे को झूठा साबित कर दिया, और आने वाले सभी देखना सरकार भी बनेगी इंडिया गठबंधन की। शाम तक अभी तक तो बहुमत नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, वो आपकी बात अलग है, बहुमत तो अभी तक नजर। देखिए, बहुमत तो आप लोगों को 10 मिनट सुबह कल तक भी नजर नहीं आ रहा था। जब हमने आपसे कहा कि हम 55 सीट जीत रहे हैं तो आपने लिख के भेजा कि 20 सीट जीतेंगे। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम जनता के बीच में हैं, हमने काम किया है, हमको 53% से ऊपर वोट मिल रहा है। मैं अभी कह रहा हूँ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लड़ा है, किसी मीडिया ने नहीं लड़ा है। रुझान और जो सामने दिख रहा है उसको कैसे आप उसको जोड़िए तो भी 300 रुझान में बेईमानी दिखाई जा रही है। अभी काउंटिंग स्लो है। अभी जहां से हमको बहुत अच्छे रिजल्ट आने हैं इंडिया गठबंधन को, वहां की काउंटिंग अभी बिहार में 7 राउंड की काउंटिंग। अच्छा, ये बताइए मतलब तैयारी कैसी है? देख रहा हूँ मैं शुरुआत सजावट की। ये जश्न है, आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल बाग है, क्योंकि राहुल गांधी जी की सख्त आराधना पूरी हुई है, उनकी तपस्या सफल हुई है, जो 140 करोड़ की जनता के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया था। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से
खास तौर पे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय का माहौल ये बिल्कुल दिखाने लायक है और देखने लायक है कि अगर कुछ परिणामों का असर है तो वो कांग्रेस कार्यालय में जरूर नजर आ रहा है। यहाँ पर हाथ लग रहा है कि बदलेगा हालात के नारे के साथ साथ जो ये चुनाव निशान है उसकी झालरें सजाई जा रही हैं और शाम आम को कुछ लाइट और ये सब भी होगा। लाइट भी होगी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पटाखे लाए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लड्डू मंगाए गए हैं, तो वो सब चीजें होंगी, लेकिन छिपा के रखा था। बाकी सारे लोग जो है बाकी पार्टी आपको बता दें कि जिसकी संभावना थी नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें नीतीश कुमार से संपर्क साधने में जुटा इंडिया गठबंधन। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद का ऑफर दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है एनडीए के साथ ही चंद्रबाबू नायडू पर भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है और कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस उनको भी साधने की कोशिश कर रहा, उनको भी संपर्क में लेने की कोशिश कर रहा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार और इस वक्त आंध्र प्रदेश से। ये दो बड़ी खबर है कि इंडिया अलायंस की तरफ से सीटें जब 228 के आसपास इस वक्त आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, उसके बाद अब सरकार बनाने की नौबत अगर आती है उस दौरान किन किन सहयोगियों को फोड़ा जा सकता है एनडीए से, उसको लेकर इस वक्त माथापच्ची शुरू कर दी गई। बड़ी खबर है कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दो बड़े चेहरे, दोनों की सीटें, दोनों पार्टियों की सीटें इस वक्त अच्छी खासी दहाई के आंकड़े में आती दिखाई दे रही हैं और दोनों को साधने के लिए इस वक्त इंडिया अलायंस की तरफ से कोशिश शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार को दरअसल डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया गया है। सचिन, यह बड़ी खबर जिसको लेकर संभावना थी। बिल्कुल, और देखिए वो तोड़फोड़ की राजनीति एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हालांकि देखना होगा कि आखिर कौन किसके पाले में जाता है और कौन यहां पर सरकार बनाता है। इंतजार करना होगा। अभी कई राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग के बीच में आप देखिए जो कनेक्शन एक बार फिर से बनाने का दौर शुरू हो गया है वो बेहद दिलचस्प है। और हिंदुस्तान की राजनीति, देश की राजनीति में ये जो आया राम गया राम की जो राजनीति है वो हमेशा से ही चर्चाओं में रही है। पिछले कुछ सालों से तो इसके पूरे मजे में खिलाड़ी हैं और सत्ता में इतने सालों से अगर हैं तो वो समझते हैं कि माहौल और दस्तूर क्या होता है जब वाकई में चीजों को समझा जा सके। वैसे भी जेडीयू को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार वो जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे उस दौरान भी इस बात को लेकर बाकायदा समीकरण साध चुके थे कि हमें इससे क्या फायदा होता है। जब लोकसभा चुनाव होता है तब बीजेपी के साथ, जब राज्य का विधानसभा चुनाव होता है तब वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, उसका बेनिफिट होता है। पिछले एक दशक से ये राजनीति है। लेकिन अब बड़ी खबर है क्योंकि यहां पर अगर डिप्टी पीएम का पद दिया जा रहा है तो यह बहुत बड़ा मौका भी हो सकता है जेडीयू के लिए और इंडिया अलायंस इसको लेकर पूरी कोशिश करेगा। बड़ी खबर है कि इस वक्त जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि सम्राट चौधरी इनके आवास पहुंचे थे नीतीश कुमार के, मुलाकात करना चाह रहे थे, संपर्क करना चाह रहे थे, संपर्क हो नहीं पाया, बातचीत नीतीश कुमार कर नहीं रहे और इन सब के बीच में इंडिया अलायंस की तरफ से भी नीतीश कुमार को संपर्क उनसे साधा जा रहा है और बड़ा ऑफर इस वक्त दिया जा रहा है डिप्टी पीएम का पद का ऑफर नीतीश कुमार को कि आपको डिप्टी प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा अगर आप इंडिया अलायंस के साथ आते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। इन सब के अलावा दक्षिण भारत का एक चेहरा जो कुछ महीनों पहले कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, एक बड़े दिग्गज राजनेता, इसके पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, काफी लंबे समय तक रहे, अनुभव अच्छा खासा है। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर है कि टीडीपी को भी इंडिया अलायंस साधने के लिए पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रहा है। यह भी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है और वहां पर कहा जा रहा दोनों सीटों को मिला लिया जाए तो लगभग 35-40 सीटें यहां पर इजाफा हो जाता है और 230 के आसपास, 228 के आसपास 35-40 का आंकड़ा अगर जोड़ेंगे तो यह बहुमत के करीब पहुंचने की संभावना दिखाई देती है। इंडिया अलायंस यह माथापच्ची गुड़ागड़ित करने में इस वक्त जुट गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो ऐसे चेहरे जिनको इंडिया अलायंस इस वक्त साधने के लिए लगातार संपर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन, और इन सब के बीच ये तमाम बड़े अपडेट जो है आपको लगातार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और सोशल मीडिया साइट पर भी हम लगातार देख रहे हैं कि खबरें जो हैं वो फ्लो हो रही हैं। नीतीश के संपर्क में आखिर कौन कौन है, सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है। नीतीश को डिप्टी पीएम पद का ऑफर यहां पर दिया गया। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि एनडीए के साथ ही चंद्रबाबू नायडू को भी यहां पर साधने का पूरा प्रयास जो है वो इंडिया अलायंस जो है वो कर रहा है। दोनों की अगर सीटें मिला दी जाए, 16 सीटें इस वक्त टीडीपी के पास है, 14 सीटें जो हमारे नंबर टीवी पे चल रहे हैं उसमें जेडीयू के पास हैं। कुल मिलाकर ये कहा जाए 30 सीटें यहां पर अगर ये दोनों पार्टियों को इंडिया अलायंस साधने की कोशिश करता है तो 30 सीटें एक झटके में बढ़ जाएंगे। आलोक भी हमारे साथ हैं। आलोक, इस खबर को लेकर जरा जानकारी, वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करिए। क्या ये वाकई में खबर सच है कि नीतीश कुमार आने के संकेत दे रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू? आलोक, मेरी आवाज आ रही है आपको?
संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जो नंबर आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वाकई में हैरान करने वाला है। अगर ये गुणा गणित की बात कही जाए तो चूंकि इसके पहले आपने देखा यूपी में बड़ा उलटफेर की संभावना जो कही जा रही थी वो साफ तौर पर देखी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों जो दो लड़कों की जोड़ी कही जा रही थी वो बहुत कुछ यहां पर मिराकल करते दिखाई दे रही, लेकिन इसमें नीतीश कुमार की भूमिका असल में वाकई में बड़ी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, और खबर अगर ये सच है कि इंडिया अलायंस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को साधने की कोशिश की जा रही है और नीतीश से संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं हो पा रहा है, तो यह सस्पेंस और बड़ा हो जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार जब भी इस तरीके से उन्होंने फ्लिप किया है, उनका नेचर, उनका व्यवहार इसी तरीके से दिखाई दिया है। आलोक हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। आलोक, क्या इस वक्त खबर है, ये जो इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार से बीजेपी के नेताओं ने संपर्क साधा, संपर्क में है, नहीं है, आउट ऑफ नेटवर्क हो चुके हैं, और इंडिया अलायंस से बड़ा ऑफर डिप्टी पीएम पद का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खबरों में ये आ रहा है, सूत्रों से आ रहा है, अपने आप ये बताया जा रहा है। जैसे मैं कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र सिंह से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हालांकि वो खंडन कर रहे हैं, उनका कहना है कि शाम होते होते तक कांग्रेस खुद बहुमत में आ जाएगी, जो इंडिया अलायंस है वो अपने दम पर सरकार बना लेगी। लेकिन वो बातें बात की है, जो कूटनीति होती है, जो अलायंस के साथ लोगों को जोड़ने की बात होती है, उसमें नीतीश कुमार, जैसा कहा जाता है,